वक्त हो चुका है, हालांकि अभी लोग थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत करते हैं। और जब अल्लाह के कलाम के साथ किसी प्रोग्राम को शुरू किया जाए तो वो दलील होती है कि वो प्रोग्राम कामयाब होगा। तो मैं तिलावत के लिए दावत दूंगा मुफ्ती उमैर साहब को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़्ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन-नारल कुब्रा थुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़्लह मन तज़क्का वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो ये है कि हम अपनी कौम के बच्चों में और पेरेंट्स में इस बात की अवेयरनेस बताएं कि जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी फैसिलिटी या उसका फ़ायदा हम कैसे उठाएं। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जनाब एडवोकेट नदीम सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे लिए आज यहाँ मौजूद हैं इस बारे में डिटेल्स से बताने के लिए। उसके साथ ही साथ मैं जनाब माजिद साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो कि कौम के लिए कौम किस तरह पढ़ाई के मैदान में आगे बढ़े इसके लिए पुरज़ोर तरीके से हर वक्त तैयार रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे मुफ्ती उमैर साहब, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस शेर के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ज़्यादातर आमतौर पर यह देखा जाता है कि मुफ्ती हजरात या मौलाना लोग जो होते हैं वो दीन की तरफ ध्यान देते हैं और दुनियावी तालीम की तरफ ध्यान नहीं देते या नहीं देना चाहते। बहरहाल मैंने पहला शख्स मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैंने देखा कि मुफ्ती उमैर साहब चाहते हैं कि कौम दुनिया और दीन दोनों में आगे बढ़े। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आज के हमारे मेन स्पीकर जनाब नदीम सिद्दीकी साहब को दावत दूँगा कि वो आएँ और बताएँ कि हम कैसे वेरियस स्कॉलरशिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट नदीम सिद्दीकी। हम लोग पिछले कई सालों से छोटा सा कैंपेन चला रहे हैं मेरा डॉक्यूमेंट मेरी पहचान नाम से, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट ले लीजिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक, हमारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, वो तो हम सबके पास है, लेकिन उसमें होती है छोटी छोटी गलतियाँ, स्पेलिंग का एरर या कहीं बर्थ सर्टिफिकेट आगे बर्थ डेट जो है आगे पीछे लिखी होती है। तो उस मुहिम को चलाते चलाते आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना ऑफिस लेके लोगों की फ्री खिदमत कर रहे हैं। फिर बहुत से जो स्कॉलरशिप होती है वो कई तरह की, एक तो गवर्नमेंट की होती है, उसके बाद एक होती है प्राइवेट सेक्टर की जो कोई नहीं जानता। खास तौर पे हमारे मुस्लिम
माशरे में जो है इनको कोई नहीं जानता, जिसे CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें ऐसा होता है कि भाई गवर्नमेंट का रूल है कि जिस भी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है उसको जो है अपनी कमाई का कुछ फीसद, मिनिमम जो है वो मेरे ख्याल में 1% है, 1% जो है वो आवाम की फलाह महमूद के लिए देना होता है, आवाम की भलाई के लिए देना होता है। तो आप अगर एक सोचें कि भाई रिलायंस का टर्नओवर कितना होगा, उसकी कमाई कितनी होगी और उसका 1% कितना होगा, ये कोई डेटा नहीं है। हम लोगों ने, गवर्नमेंट का डेटा तो नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर का डेटा है, ये डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है। तो हमें ये पता चला कि जो प्राइवेट सेक्टर का बजट है, जो स्कॉलरशिप देना और हॉस्पिटल के लिए हेल्प करना, जैसे कहीं फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई तो वहाँ पे डोनेशन देना, अभी जो कोविड का प्रॉब्लम हुआ था उसमें डोनेशन देना, ये टोटल मिला के 1 लाख करोड़ का बजट है। आम आदमी ना वो 1 लाख करोड़ लिख भी नहीं सकता है, उसमें कितने जीरो आते हैं मुझे उतनी नहीं पता है। तो इतना बजट है लेकिन ये हम तक पहुँच नहीं पा रहा है। बहुत से लोग जो यहाँ वहाँ से सुनते हैं, अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। वो रिजेक्ट क्यों होता है, उसके पीछे हम लोगों ने स्टडी करी तो पता चला कि भाई हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक अभी नया सर्कुलर आया है, नया गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की कि 10 साल पुराने आधार कार्ड बंद हो गए। 90% हमारे माशरे में लोगों को पता नहीं है। 10 साल पुराने आधार कार्ड बंद हो गए, उनको आपको रिन्यू कराना है, उनको आपको अपडेट कराना है, लेकिन 90% जो है लोगों को पता ही नहीं है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें बंद हो जाती हैं। जो पुराने इलेक्शन कार्ड थे ब्लैक एंड वाइट, वो बंद हो गए, तो उसको जो है अभी डिजिटल आता है, उसमें कन्वर्ट कराना है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है छोटा सा PPT तैयार किया है ताकि आवाम को आसानी हो कि ऐसा स्टूडेंट और ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसकी इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट की तैयारी होगी तो हम स्कॉलरशिप, आज बहुत से हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम अलग है और आधार कार्ड में अलग है, उनको 10 का फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है, 10 का फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है माइनर मिस्टेक की वजह से। तो ऐसा स्टूडेंट आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। उसकी पहली लिस्ट मैं आपको बताता हूँ, ये अलग अलग लिस्ट है। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, ये एक छोटी सी लिस्ट हमने तैयार की है। मैं इसके आगे हर डॉक्यूमेंट की क्या वैल्यू है और हर डॉक्यूमेंट की क्या इम्पोर्टेंट है और हर डॉक्यूमेंट कितना वजन रखता है, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। देखिए, आधार कार्ड सबसे पहले जो आता है आज हमारे लिए वो आता है आधार कार्ड। ये सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आज हर आदमी के पास आधार कार्ड कंपल्सरी है। आधार कार्ड भी जो है ना हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो बच्चों का होता है, वो होता है बाल आधार कार्ड। अभी आप घर पे जाके देखना, आज तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो ब्लू कलर का होता है। उसकी वैलिडिटी है ना 5 साल है, उसकी वैलिडिटी है 5 साल। 5 साल के बाद उस बच्चे का, यदि बच्चा 6 साल का होता है, 5 साल क्रॉस करता है, उसको जो है अपडेट कराना होता है। अब बच्चा जो है जवान हो गया, 12वीं में चला गया, 15वीं में चला गया, लेकिन वो माइनर का जो है वो आधार कार्ड लेके घूम रहा है। लोग उसी आधार कार्ड के बेस पे, डॉक्यूमेंट के बेस पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो आधार कार्ड आपका डीएक्टिवेट है। इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जिसके पास भी आधार कार्ड है वो घर पे जाके चेक करना। सबसे पहले उसमें मोबाइल नंबर होना चाहिए। जिसके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर नहीं है वो आधार कार्ड बंद हो गया। ईमेल आईडी की इतनी वैल्यू नहीं है। और फोटो जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए, बचपन का है या पहले हमारा 10 साल पुराना है नहीं चलेगा। और हर 10 साल के बाद देखो, बच्चों के लिए 5 साल और 10 साल, जब 5 साल का हो गया उसके बाद जब वो 15 साल का होगा उसे अपडेट कराना है। और बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए, मेजर के लिए हर 10 साल में हमें उनको बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, बायोमेट्रिक अपडेट कराना है। अच्छा, इसका इस्तेमाल का होता है,
आप स्कूल में एडमिशन लेने जाएंगे तब से पहले वो आपका नहीं तो बच्चों का आधार कार्ड मांगेगा बर्थ सर्टिफिकेट के बाद। बैंक अकाउंट खोलना है आपका आधार कार्ड लगेगा। ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है आधार कार्ड लगेगा। पासपोर्ट बनाना है आधार कार्ड लगेगा। ये 2 चीज़ें हैं। एक बाल आधार कार्ड, जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं वो अपना आधार कार्ड अपडेट करा ले, और दूसरा जो 10 साल पुराना जिनके पास आधार कार्ड है उसको जो है वो लोग अपडेट करा ले। नहीं तो खुदा ना खातना आपकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए हर आदमी अपने आधार कार्ड को अपडेट करा ले। एक बात और ध्यान दीजिए, आधार कार्ड में बहुत से लोगों का फादर नेम नहीं लिखा होता है। लोग बोलते अरे इतना लिखा हुआ है, जैसे हमारा नाम है मोहम्मद जुबैर, हमारे फादर का नाम है मोहम्मद जुबैर, तो साथ में लिखा होता है मोहम्मद जुबैर खान। ऐसा नहीं, अलग से होना चाहिए, केयर ऑफ, फादर ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, अलग से नीचे लिखा होता है। जो छोटे बच्चों का आधार कार्ड है, जब पहले आधार कार्ड बना तब वो फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है अभी जो आधार कार्ड बन रहे हैं, जो अपडेट हो रहे हैं, उसमें अलग से कॉलम दिया है, डॉटर ऑफ, फादर ऑफ, वाइफ ऑफ, वो होना कंपल्सरी है। फिर आता है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ऐसा स्टूडेंट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है ना 3 टाइप के होते हैं, हमेशा याद रखिए, लोगों को पता नहीं है, बाद में प्रॉब्लम आती। एक होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। वो होता है सेम, हम मुंबई में थे, मुंबई में हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या किसी स्कूल में, कॉलेज में, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के रेंज में आता है, तो उसके लिए जो है वो होती है स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। दूसरा होता है वो होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जैसे हम मुंबई में पढ़ते थे, मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, अब हम नागपुर चले गए, अब हम ऊना चले गए, अब हम औरंगाबाद चले गए, तो वहाँ पे जो है TC काम आता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। वहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तीसरा जो होता है, इसमें देखिए स्टेट वही है, मुंबई में पढ़ते थे हम, ऊना में चले गए, औरंगाबाद चले गए, स्टेट वही है, लेकिन यूनिवर्सिटी चेंज हो गई। तीसरा आता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट। जैसे आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और आप जो है चेन्नई चले गए, बेंगलोर चले गए, अहमदाबाद चले गए, वहाँ पे जो है ना आपका स्कूल लिविंग काम आएगा ना ट्रांसफ़र काम आएगा, वहाँ पे माइग्रेंट सर्टिफिकेट काम आएगा। तो 3 अलग अलग है, एक विद इन द यूनिवर्सिटी लिविंग सर्टिफिकेट, दूसरा आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा माइग्रेंट सर्टिफिकेट। ये तीनों आपको स्कूल नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, बस ऊपर हेडिंग अलग अलग होगी, लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तीसरा जो ये है आगे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। जो लोग OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो इसको जरूर बनाए, बहुत फायदा है। जो लोग OBC से बिलोंग करते हैं उनको 25% रिजर्वेशन है, स्कूल में, कॉलेज में, नौकरियों में, हर जगह 25% आपका रिजर्वेशन है। अगर किसी बच्चे का जितने ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 500 है, 700 में 500 है, तो आपका जो है 300 में भी एडमिशन हो जाएगा। तो जिनके पास है, जो लोग उस कॉस्ट से बिलोंग करते हैं OBC से, वो लोग ये जरूर बनवाएं। अच्छा, ये OBC वगैरह रहने से हमारी जो फीस होती है वो 50% हो जाती है ऑटोमेटिक, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप OBC कास्ट से बिलोंग करते हो, आपकी फीस जो है वो 50% हो जाती है। वो लोग कॉलेज हो या बड़े से बड़ा, अगर आपकी 20 लाख रुपया मेडिकल की फीस है, आपके पास OBC कोटा है, OBC सर्टिफिकेट है, आपकी फीस जो है 10 लाख रुपये हो जाएगी। अभी 2019 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया स्कीम समझ लीजिए चालू किया है ओपन कैटेगरी के लिए। जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ओपन कैटेगरी में भी गरीब लोग होते हैं, ओपन कैटेगरी के भी गरीब लोग होते हैं, तो उन्होंने एक नया स्कीम चालू की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी वो लोग जो ओपन कैटेगरी है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनको भी जो है गवर्नमेंट 10% रिजर्वेशन देती है। स्कूल में, कॉलेज में, नौकरियों में, हर जगह 10% रिजर्वेशन आपका रहता ही रहता है। बहुत आसानी से बनता है, बहुत अच्छा है। 8 लाख इतनी एनुअल इनकम है, ये 8 लाख आपकी एनुअल इनकम है, तो आपको ये सर्टिफिकेट बन के मिल जाता है। और ये रिन्यू करना पड़ता है, एवरी ईयर आपको बनाना पड़ता है। ये ऑनलाइन भी बनता है, आपने सरकार घर की वेबसाइट है,
रात में उसमें जाएंगे आप, तो वहाँ पे जो है अपने सरकार में ये बन जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर के लिए। ये तो हम लोग कहते हैं कि हर कोई बनाए, 90% मुस्लिम को जो है ये बना लेना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। ये 90% मुस्लिम जो है कोटे में आ जाते हैं, तो उनको बना के रखना चाहिए। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमारे पास एक बच्चा आया, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार बच्चा था। उनके वालिद साहब मैकेनिक थे। मैकेनिक ने उनको कहीं से पता चला कि एडवोकेट साहब ये सब बताते हैं, तो वो उन्हें आए, बोले भाई मुझे EWS सर्टिफिकेट बनाना है। उनका बच्चा JEE का एग्ज़ाम दे रहा था, JEE का एग्ज़ाम दे रहा था। उसका 1400 रैंक था, 1400 रैंक था ऑल इंडिया। बहुत मेहनती बच्चा था, 1400 रैंक था। वडाला में रहते थे, गरीब परिवार के बच्चा था, 1400 रैंक था। हमने उसका EWS सर्टिफिकेट बनाया, मेहनत की आगे पीछे की। उसका रैंक जो है 700 हो गया और मुंबई के पवई IIT में उसको एडमिशन मिल गया। 1400 से रैंक आधा हो गया और 90 कॉलेज मुंबई IIT में उसको एडमिशन मिल गया। तो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इसकी ज़रूरत है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है ये हर घर में होनी चाहिए, हर आदमी के पास होनी चाहिए जिनका राशन कार्ड ऑरेंज है। जिनका राशन कार्ड 70% आबादी जो है हमारी मुसलमानों की, उनके पास ऑरेंज राशन कार्ड होगा। उनको इनकम सर्टिफिकेट, कोई भी स्कॉलरशिप लेनी हो, कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी लेनी हो, इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। बिना इनकम सर्टिफिकेट के आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए आप गरीब हो, ये बताने के लिए जो है इनकम सर्टिफिकेट बनानी पड़ती है। बहुत आसानी से बनती है, ऑनलाइन बनती है, ऑफलाइन भी बनती है। 35 रुपये इसकी फीस है, 35 रुपये इसकी फीस है। इस डॉक्यूमेंट के बिना आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर ये इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपकी जो प्रोफेशनल कॉलेज की फीस होती है, जैसे डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, वो आधी हो जाती है, वो आधी हो जाती है। लोगों को पता नहीं है। इसी में तो ट्यूशन फीस वेवर करके TWF करके उसमें आप अभी तामुद्दीन में जैसे किसी का एडमिशन हो गया या और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, मेडिकल कॉलेज में हो गया, आप इनकम सर्टिफिकेट दीजिए, आपकी फीस हाफ हो जाती है, डायरेक्टली हाफ हो जाती है। तो ये हर आदमी बनाए। लेकिन वो बनाने के लिए डॉक्यूमेंट एक तो आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड। देखो बच्चे का बनाना है जो माइनर है, 18 साल से छोटे बच्चे माइनर होते हैं। जैसे बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए बनाना है, बच्चों की एडमिशन के लिए बनाना है, तो हमें जो है माँ बाप का बनेगा, माँ बाप का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, उसका फ़ायदा जो है बच्चों को मिलेगा। तो इसमें माँ बाप का आधार कार्ड, माँ बाप का राशन कार्ड, माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट, और एक होता है MLA का लेटर। अगर आप जैसे नौकरी नहीं करते हैं या छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो आपको ये MLA से लेटर लेना होगा, या आप नौकरी पेशा है तो आपको सैलरी स्लिप मिलती है, वो लगाना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स पे ही है, इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको फॉर्म 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टूडेंट का बोनाफाइड। स्टूडेंट का जितने भी बच्चे हैं आपके उन सबका स्कूल का बोनाफाइड लगाइए, इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अभी पिछले 2 महीनों में तकरीबन 500 से ज़्यादा इनकम सर्टिफिकेट हम लोगों ने बना के दिया है लोगों का। हमारी ऑफिस में जो है ये काम होते रहता है, तो हर कोई ये बनाए, बहुत आसानी से बनता है। 35 रुपया फीस है, बनाइए, हर कोई बनाइए। अगर आप एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या फैमिली मेम्बर को, तो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा सकते हैं। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं है। स्कूल और हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं होते, वो किसी ना किसी ट्रस्ट के होते हैं। जैसे रिलायंस का जो हॉस्पिटल है वो रिलायंस ट्रस्ट फाउंडेशन का है, बॉम्बे हॉस्पिटल है वो उनका है। ऐसे जितने भी बड़े हॉस्पिटल है वो ट्रस्ट के होते हैं। उसमें आप अभी भी जाएंगे, इस्माइलिया हॉस्पिटल में जाइए, नूर हॉस्पिटल में जाइए या किसी भी हॉस्पिटल में जाइए जहाँ काउंटर होता है, जहाँ हम बिल भरने के लिए कहा जाता है हमने, उसके पीछे जो है छोटा सा बोर्ड, छोटी सी पर्ची लगा के रखते हैं, 30% सीट रिजर्व फॉर द वीकर सेक्शन। इतना छोटा सा होता है जो दिखता भी नहीं है, लेकिन लगा होता है। जब भी हम पूछते हैं कि भाई हमको ये चाहिए तो 50%
या 90% टाइम वो कहते हैं कि मैं हमारे पास सीट नहीं है या आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, आपको मिलता है। कई लोगों ने हम लोगों ने बना के दिया, कई लोगों का हार्ट का ऑपरेशन जो फ्री में हुआ है, बॉम्बे हॉस्पिटल में फ्री में ऑपरेशन हुआ है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बना के रखिए, बहुत काम आएगा लाइफ में। फिर ये है डोमेसाइल। नहीं, डोमेसाइल क्या होता है? डोमेसाइल सर्टिफिकेट ये डिक्लेयर करता है कि आई एम अ महाराष्ट्रियन, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इसलिए डोमेन। अभी अगर आपको 12th के बाद किसी भी प्रोफेशनल लाइन में या एडमिशन लेना है तो डोमेसाइल जो है कंपलसरी कर दिया है, सरकार ने डोमेसाइल कंपलसरी कर दिया है। ऑनलाइन बनना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑफलाइन भी बनाना है 35 रुपीज़ जितनी फीस है, ये बना के रखिए, आज नहीं तो कल हमारे बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, काम आएगा। अगर हमको गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हुए, तो डोमेसाइल कंपलसरी है। मुंबई में महाराष्ट्र में रहते हुए हमें किसी प्रोफेशनल डॉक्टरी इंजीनियरिंग या और किसी लाइन में जाना है, डोमेसाइल कंपलसरी है, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। डोमेसाइल बनाने के लिए भी चंद डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये जितना बनाना है, जितने बच्चे का बनाना है तो उतना लगेगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट। और इसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ डाला है 15 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर साल का एक बिल। तो लोग मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं सर हमारे पास है नहीं, हमने रखा नहीं संभाल के। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप BST में जाइए। अगर आप उसी घर में पिछले 15 साल से रह रहे, आप BST के सेंटर पे जाइए, अलग अलग सेंटर है उनका, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दीजिए, 25 रुपीज़ लेते हैं वो लोग, और आपको एक लेटर बना के देते हैं कि मैं 2005 से लेकर 2022 तक ये बंदा जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है इस नाम पे था। बहुत आसानी से हो जाता है। फिर बोनाफाइड, स्कूल कॉलेज का जो बोनाफाइड है, देखिए बोनाफाइड भी जो ना हर साल बनता है। बहुत से लोग आते हैं कि सर 2019 का, 2018 का बोनाफाइड नहीं। बोनाफाइड का मतलब ये होता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी कॉलेज में हूँ। इसके बाद ये आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो बच्चे नहीं है, अक्सर हम ये सुनते हैं कि अपंग या माजूर, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन के आती है। अपंग और माजूर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन के आती है लंगड़ा या लूला। ऐसा नहीं है, उसकी अलग अलग कैटेगरी है। ये जरूरी नहीं है कि लंगड़ा और लूला ये आदमी हैंडीकैप हो, अपंग हो। जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो एक पिक्चर आई थी तारे ज़मीन पे, उसमें जो बच्चा था वो भी मेंटली वो था। इसका इतनी इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ना करे आपके घर में, ख़ानदान में, रिश्तेदार में कोई बच्चा ऐसा हो, लेकिन अगर कोई है तो ये सर्टिफिकेट जरूर बनाए। पूरे स्कूल से लेके कॉलेज से लेके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और यहाँ तक कि नौकरी में 5% कोटा होता है इनका, 5% कोटा होता है। और यकीन जानिए वो 5% कोटा कभी भरता ही नहीं। क्यों? क्योंकि या तो बच्चा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, या तो बच्चा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, या तो उसके को ये जानकारी नहीं होती। अभी हमारे मोहल्ले में 2 बच्चियाँ हैं, जुड़वा बच्चियाँ हैं, दोनों बाउनी हैं। उनको पता नहीं था, वो 12 करने के बाद BSc कर रहे थे, BSc सेकेंड ईयर में थे। कहीं से पता चला, लोगों ने बताया, समझाया बुझाया, ये सर्टिफिकेट बनवाया हम लोगों ने। उन बच्चियों ने नीट का एग्ज़ाम दिया, 12वीं के 2 साल के बाद नीट का एग्ज़ाम दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही राउंड में इस कोटे में 5% कोटे में एक बच्ची नायर में है और एक बच्ची तुमैया में है। तो इस कोटे में ये ध्यान रखिए, अगर हमारे घर खानदान में कोई बच्चा है तो आप ये जरूर बनवाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। एक बच्ची ने आपने नाम सुना होगा, उसका हादसा हो गया था, उसके साथ घाट के ऊपर में उसके पैर कट गए थे। डॉक्टर रोशन नाम था शायद उसका, उस बच्ची के पैर कट गए थे। आज वो बच्ची रेडियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट उसने किया है एम हॉस्पिटल में, और अपना खुद का रेडियोलॉजिस्ट पैथो लैब चला रही है वो बच्ची। फिर ये है आपका वोटर कार्ड। वोटर कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एज अ इंडियन सिटीजन हर आदमी के पास वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड जो है ना, हम बहुत हल्के में लेते हैं वोटर कार्ड को। अभी जब ये कुछ दिन पहले एक मामला चला, एक बाप और बेटे को उठा के पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने
बंगला नीति करार में करके उनको जेल में डाल दिया। कोर्ट में मामला चला तो कोर्ट ने पूछा भाई इनके पास क्या प्रूफ है, तो इन्होंने बताया भाई हमारे पास जो है वोटर कार्ड है, राशन कार्ड काम नहीं आया, बत्ती का बिल काम नहीं आया, घर का सर्टिफिकेट काम नहीं आया, राशन कार्ड इलेक्शन कार्ड गवर्नमेंट। फिर कोर्ट ने कहा कि भाई इसको वेरीफाई करो ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या इनका नाम है कि नहीं है। नाम था उनका वोटर लिस्ट में, तो वोटर लिस्ट जब वोटर का फॉर्म भरते ना वोटर पहली बार, तो उसमें नीचे लिखा होता है कि आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई वॉन्ट टू इनरोल माई नेम इन द वोटर लिस्ट, यानी मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में आए। अगर हमारा नाम वोटर लिस्ट में आता है और हमारे पास वोटर कार्ड है तो ये हमारा हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो इसमें देखिए जो पुराने वोटर कार्ड थे, जो ब्लैक एंड वाइट वोटर कार्ड थे वो बंद हो गए। तो बराए मेहरबानी इसको अपडेट कराइए, हर चीज़ अपडेट होती है, मोबाइल अपडेट होता है, कंप्यूटर अपडेट होता है, इसी तरह गवर्नमेंट भी है कुछ चीज़ें अपडेट करती। अब जो है ये फोटो में जो आपको दिख रहा होगा ऐसा कार्ड आता है डिजिटल कार्ड, ये जिनके पास है वो भी और जिनके पास नहीं है वो पीछे लग के बनाइए। और एक चीज़ अभी गवर्नमेंट ने इसको वो किया है, ये वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है, वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। अभी उन्होंने टाइम दिया है, अभी वो फ्री में कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने घर घर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जाग नहीं रहे, घर घर आ रहे हैं, हर जगह कैंप लगाते हैं, वो ऑनलाइन भी होता है। तो मेरी आपने ये रिक्वेस्ट है कि उनको लिंक करें। आज लिंक करेंगे तो फायदे में रहेंगे, कल को हो सकता है फाइन लगा दे, या कल को हो सकता है आपको वोट देने से महरूम कर दे कि भाई आपका लिंक नहीं है आप जाइए। इसी तरह अभी आगे बढ़ेंगे तो पैन कार्ड का मामला आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। यह है पासपोर्ट। पासपोर्ट भी जो है ना, हमारा बच्चा 1 साल का हो या 9 साल का दादाजी हो, उनका प्यार भी पासपोर्ट होने चाहिए। पासपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब ये NRC वगैरह का मामला चला था तो लोगों ने RTI वगैरह मारा, लोगों ने पूछा कि भाई आप पासपोर्ट जो है वो कितना बनाते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि भाई हम डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट जो है हम सिर्फ हिंदुस्तानी नागरिक का बनाते हैं। पासपोर्ट अभी आदमी सोचेगा यार हमें क्या करना है, कितनी भी MNC में अगर आपको जॉब करना हो तो सबसे पहले वो आपने पूछेंगे आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है। अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए सबसे पहला उनका क्वेश्चन है कि भाई आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि वो जॉब करते करते आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। उनका अगर आपका टैलेंट और आपका वो अच्छा होता है तो वो तुरंत जो है आपकी वो फॉरेन भेज देते हैं। तो उनका पहला सवाल ये होता है कि भाई पासपोर्ट है या नहीं है। अच्छा, पासपोर्ट बनाना आज बहुत मुश्किल काम हो गया है। छोटी छोटी माइनर मिस्टेक पकड़ के पासपोर्ट नहीं बन रहे। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, तो पासपोर्ट बनाने से पहले बनाना है तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को एक बार वेरीफाई करिए। हमारी ऑफिस में आइए, वेरीफाई करवाइए। हम देखते हैं भाई ऑनलाइन है, हम भर देते हैं फॉर्म, उसके बाद वहाँ से लेके और पुलिस इंक्वायरी से लेके इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही है कि जो बना रहे हैं उन्हीं को पता है, जो नहीं बना रहे हैं उनको पता नहीं होगा। फिर ये ड्राइविंग लाइसेंस है, उतनी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस तो सिर्फ आपको ड्राइविंग करने के काम आती है और इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आता है हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है वो इनकम, जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज बिना पैन कार्ड के जो है आपका जो है बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले 2019 में लॉ लाया कि भाई आधार कार्ड को पैन से लिंक करो, आधार कार्ड को पैन से लिंक करो। लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, पहले फ्री था। 2.5 साल तक ये मामला 2019 में फ्री था, 2020 में फ्री था, 2021 में फ्री था, 2022 तक फ्री था। उसके बाद सरकार ने 500 रुपया में फाइन लगाया आधार को लिंक करने के लिए। अब जो है 1000 रुपया है और मार्च अप्रैल 2023 से 10,000 रुपये फाइन लगेंगे। लोग कहते हैं अरे हमें क्या करना है, आपका अकाउंट सीज कर देंगे, आपका अकाउंट सीज कर देंगे, जो पैसे हैं वो रुक जाएंगे, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। उसके बाद वो कहेंगे कि मैं 10,000 रुपया लाऊँ। आज भी बहुत से अकाउंट सीज हो रहे, उनको भेजा जा रहा है भाई अकाउंट आधार को पैन से लिंक करा के लो। तो जिनके नहीं है वो आधार को पैन से लिंक कराइए। हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, हम आपको चेक करके बताएंगे। ऑनलाइन होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहते करना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 1000 रुपये में अपनी जान छुड़ाइए।
देखिए सारी बातें मैंने कर ली, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन हमने उसको सबसे एंड में रखा है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट के। 2 फार्मूले हैं, याद रखिए। एक 1989 से पहले के जो भी बच्चे हैं, 1989 से पहले के जो भी बच्चे हैं, जैसे मैं हूँ, उसमें और भी बहुत से लोग होंगे, उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपल्सन नहीं है। लेकिन 1989 के बाद के जो बच्चे हैं, 1989 के बाद के जो बच्चे हैं, उनके बाद बर्थ सर्टिफिकेट होना कंपल्सरी है। अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो पता करें, मालूम करें, आपका वार्ड में वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास हाथ में लिखा हुआ है वो बंद हो गया, जिनके पास टाइप किया हुआ है वो बंद हो गया। अब डिजिटल आ रहा है जो हमारे बच्चों को मिलता है, अगर हमारे पास पुराना है उसको जमा करा दीजिए, आपको डिजिटल मिल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट में होता है एरर, बहुत सबसे ज़्यादा एरर जो है बर्थ सर्टिफिकेट में मिलता है। हम लोग काम कर रहे हैं, हमने देखा है सबसे ज़्यादा एरर जो है बर्थ सर्टिफिकेट में मिलता है। क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट जब बनने जाता है तो माँ नहीं जाती है, फादर जो होता है वो कहीं बिजी होता है, तो हमारे रिश्तेदार जाते हैं, मामू जाते हैं, बच्चे का मामू चला जाता है, बच्चे का चाचा चला जाता है, तो वो मिस मैच हो जाता है उसमें। जैसे अभी एक केस हमारे पास आया, एक लेडी थी, उसका नाम कुछ और था लेकिन लोग उसको प्यार से जैनब जैनब कहते थे। अब उसके अभी लेकर बच्चा 3 या 4 साल का है, और उसके देवर ने या भाई ने उसका फॉर्म भरा तो उसने जैनब ही लिख दिया, जबकि उसके सारे डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है। अब वो बर्थ सर्टिफिकेट में जैनब नाम आ गया, वो चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट भी करेक्शन होता है, हम लोग करेक्शन कर रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट में भी। छोटी मोटी जो स्पेलिंग एरर है, छोटा मोटा जो जैसे मोहम्मद MOHD लिखा हुआ है तो पूरा मोहम्मद करना है तो पूरा मोहम्मद भी हो जाता है। सारी चीज़ें जो है वो हो जाती। बस नाम, अगर समझो किसी का नाम पूरा नाम है, जैसे अभी जैनब का मिसाल लिया मैंने, जैनब नाम है, उसको पूरी तरह से चेंज करके उसका दूसरा नाम डालना है, अल्फिया डालना है, वो नहीं होगा। अगर जैनब में स्पेलिंग में कुछ एरर है, आगे पीछे हो गया है नाम, वो नहीं हो जाएगा। बाकी जो है पूरा नाम चेंज नहीं होगा और आराम से हो रहा है, कोई वो नहीं है। आप कभी भी वक्त मिलिए हमारे ऑफिस में आइए, हम लोगों ने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है, एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया है, उसको फिलअप करके दीजिए इंशाल्लाह। और कई लोगों का हुआ है। अब कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके पास ऐसा स्टूडेंट और ऐसा वो होना ही चाहिए, उसकी एक लिस्ट है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। देखिए राशन कार्ड, जिनको राशन नहीं मिलता है वो सोचता है राशन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड। राशन कार्ड ही आपका ये है ना फैमिली ट्री बताता है। राशन कार्ड में देखना लास्ट पेज पे लिखा होता है मुलगा, मुलगी, पत्नी और जो भी रिलेशन होता है वो लिखा होता है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके साथ में ये लोग जो है उसके रिलेशन में आते हैं। तो इसको जो है जो मैं कई लोग आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ये सिंगल मोड वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, जिसमें आप 53 डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। 53 डॉक्यूमेंट बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 53 डॉक्यूमेंट यहीं पे ये महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट है, यहाँ पे आप 53 डॉक्यूमेंट बना सकते हैं घर बैठे बैठे। इसकी साइट पे जाइए, लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट कीजिए और जो डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, आपको गैजेट बनाना है, आपकी नाम की गलती हो गई है, गैजेट बनाना है, गैजेट भी यही बन जाएगा। 53 अलग अलग डॉक्यूमेंट है, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है कि हमने कभी सुना भी नहीं था, अब धीरे धीरे आ रहे। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची आई, उसने हमने पूछा, बोले सर वो नेटिव सर्टिफिकेट क्या होता है? मैंने भी पहली बार सुना था, NATIVE नेटिव सर्टिफिकेट, उसके कॉलेज में मांगा गया है। तो ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट कभी कभी मांगते हैं, हर चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कोई वो नहीं है। अब जो है बात करेंगे, देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे तभी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप भाग के आएंगे सर स्कॉलरशिप दिला दीजिए और डॉक्यूमेंट नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास तैयार है, मैटर हमारे पास तैयार है, उसके बाद जो हम डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप की बात करेंगे। सबसे पहले जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो आता है प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक जो कहते हैं 1 to 9 क्लास तक, 1 to 10 क्लास तक, 1 to 10 क्लास तक मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहली से 5वीं तक 1000 रुपया आपको एनुअल
एनुअल मिलेगा लोग बोले 1000 रुपये के लिए क्यों अप्लाई करना, क्योंकि यही 1000 रुपया जब आप 12 में जाएंगे प्रोफेशनल लाइन में जाएंगे और आप ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो ये आपके काम आएगी। देखिए पहली जो स्कॉलरशिप आती है वो आती है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो पहली से लेकर 10वीं तक को बच्चों को मिलती है। पहली से 5वीं तक 1000 रुपया है और छठी से 10वीं तक जो है वो 5000 रुपया एनुअल है। एलिजिबिलिटी जो इतनी है 50% मार्क होना चाहिए पिछले क्लास में। इनकम क्राइटेरिया 1 लाख, इनकम जो है आपकी 1 लाख होना चाहिए। अब ये इनकम कैसे मालूम पड़ेगा, तो काम आएगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, वो आपको बताएगा कि इनकी जो है इनकम 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख। हर साल इनको रिन्यू करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट की 2 वेबसाइट है, इसमें जाइए। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है तब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट जो आती है वो आती है पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक मीन 10 के बाद अबोव द 10, 11, 12, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, टेक्निकल कोर्सेज, ये तमाम चीज़ें इसमें कवर होती है। 6000 रुपये से लेके 15000 रुपये तक एनुअल आपको मिलेगा। इसकी भी एलिजिबिलिटी जो है 50% है। इसकी इनकम जो है सरकार ने बढ़ा दी, वहाँ 1 लाख थी या 2 लाख। एनुअल इनकम जो है वो आपकी 2 लाख रुपये है। आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, हर साल इनको रिन्यू करना पड़ता है। और ये दोनों वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। दोनों साइड में से किसी में भी जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प आउट करेंगे। तीसरी जो होती है ये है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, EBC करके आता है। ये प्रोफेशनल के लिए है, जैसे आप MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, BUMS कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, MBA, इनके लिए जो है 50%। देखिए 50% फीस आपकी रिटर्न हो जाती है। 50% जो फीस है आपकी वो रिटर्न हो जाती है इसमें भी। और इसकी इनकम क्राइटेरिया भी बड़ा है, 8 लाख से कम, 8 लाख से कम जो है आपकी इनकम होगी तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। आप डॉक्टर, इंजीनियर, कितनी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया इसमें फॉर्म भरिए, आपकी आधी फीस माफ हो जाती है। 50% फीस जो है आपकी माफ हो जाती है। ताबुद्दीन ये अकबर भाई, पीर भाई कॉलेज है, बहुत से जो माइनॉरिटी के कॉलेज है वो हाथों हाथ आपका फॉर्म भराते हैं। एडमिशन के साथ में ही आपको पूरा हेल्प आउट करते हैं, ऐसे फॉर्म भरना है, ऐसे फॉर्म भरना है। ऑनलाइन होता है, आराम से भर जाता है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है। मेरी दूसरी है मेरिट कम मीन, इसमें भी BE, MBBS, B फार्मा जो नहीं जाते, इसमें अमाउंट जो है 25,000 था, लेकिन अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको बढ़ा के 50,000 रुपया कर दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको बढ़ा के 50,000 रुपया कर दिया है। और जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उनका 30,000 था, उसका जो है 60,000 हो गया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो जो भी बच्चे हॉस्टल में हैं या इन तमाम चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए हर कोर्स के लिए अलग स्कीम है। तो कौन सी स्कीम में मेरा कोर्स आता है उस हिसाब से हमको फॉर्म भरना है, वो इम्पोर्टेंट है। इसकी जो एनुअल इनकम जो है 2.5 लाख है। ये गवर्नमेंट की 2 साइट है, इसमें जा करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है CSR स्कॉलरशिप, जो अभी मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है पहली से शुरू करते हैं। अगर आपका बच्चा पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, 5वीं में है, 10वीं में है, PhD कर रहा है, MSc कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। हर कंपनी की अलग स्कॉलरशिप होती है। अभी HDFC कंपनी की बढ़ते कदम करके स्कॉलरशिप है, 30 नवंबर तक उसकी डेट चल रही है। पहली ऐसी स्कॉलरशिप है जो आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको 1 लाख रुपये मिलते हैं। 1 लाख रुपये नीट की पढ़ाई करने के लिए 1 लाख रुपये ये दे रही है। तो ये 2 साइड है, एक है बडी फोर स्टडी और एक है विद्या तारती। ये दोनों साइड अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा। ये गवर्नमेंट की और प्राइवेट की कुछ स्कॉलरशिप है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फोटो ले लीजिए। ये बहुत काम की है, बहुत काम आएगी इंशाल्लाह आपको।
एक आगे बढ़े, फोटो ले लीजिए आप लोग। ये बड़ी काम की आ जाइए ना, नहीं ये आपको वीडियो में जो नाम आपने यहाँ है तो इंशाल्लाह जो है एडिट करके मुफ्ती नाम आपको पहुँचा देंगे। अभी अगर जब जाते वक्त इंशाल्लाह नंबर लिखा देंगे तो इंशाल्लाह हम लोग लेडीज़ का अलग से ग्रुप बना देंगे और मर्दों का अलग बनाएंगे, तो उसमें इंशाल्लाह डालेंगे। और एक जो है लास्ट में जो हमने रखा है मौलाना आज़ाद एजुकेशनल लोन, ये माइनॉरिटी को मिलता है मौलाना आज़ाद एजुकेशनल लोन। जैसे अभी हमारी इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है, हम किसी भी कैटेरिया में नहीं आ रहे तो जो है, और हमारी फीस बहुत ज़्यादा है, तो वो मौलाना आज़ाद एजुकेशनल लोन भी जो है बड़ी आसानी से मिलता है। 3% एनुअल इंटरेस्ट है उनका, 3% एनुअल इंटरेस्ट है। और पेमेंट जो है उनका जो कहते हैं ना वापस जो करना है, वो आपकी एजुकेशन ख़त्म होने के 6 महीने बाद, आपका एजुकेशन ख़त्म होने के 6 महीने बाद वो भी EMI माना जाता है, EMI माना जाता है, उसके बाद आपको देना है। यानी टोटल आपको 10 साल के बाद रिटर्न करना है। अगर समझो कोई डॉक्टरी कर रहा है, उसने ये ले लिया 5 साल की उसकी पढ़ाई हुई, 5 साल के 6 महीने 1 साल के बाद वो कहीं जॉब में लगता है या अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, उसके बाद उसका EMI बनता है 25 महीने का, 50 महीने का EMI बनता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे करके ये लोन चुकाना है। तो ये माइनॉरिटी के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। आधे से ज़्यादा फंड जो है वो रिटर्न चला जाता है, लोग उठा ही नहीं, पता ही नहीं रहता लोगों को, और माइनॉरिटी का फंड वापस चला जाता है। अब अगर किसी एक बच्चा मेरा कलीग है, वो आया हुआ है, वो इसका और डिटेल में इस स्कॉलरशिप के बारे में बताएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम्स देती है आपको, अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ OBC एंड अदर डिपार्टमेंट्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट आपको अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम्स देती है। बेसिकली यहाँ पर हमारे कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी के मुतालिक जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हमें एप्लीकेबल हो सकती है, मैं आपको वो डिस्कस करूँगा। वरना ऐसे ST कास्ट की, SC कास्ट की अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती है। मैं आपको OBC और ओपन कैटेगरी की जितनी स्कॉलरशिप्स है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो देती है, मैं आपसे उसका डिस्कशन करूँगा। सबसे पहला हमारे पास आता है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति। इसके लिए कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर वो महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर के भी रिलेटेड अगर कोई है, वो भी अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम आपकी इनकम ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए 8 लाख होनी चाहिए। अगर आपकी उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एक फैमिली से ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, एक आप बेसिक ध्यान में आप बात रखिए कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों से भी रिलेटेड कोई भी स्कॉलरशिप से आप अप्लाई कर रहे हो, एक फैमिली से 2 से ज़्यादा बच्चा नहीं जा सकता। एक फैमिली में कितना भी बच्चा हो, मैक्सिमम 2 ही बच्चे जा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप बोलोगे 3 बच्चा जाना है, तीसरे बच्चे को आपको स्कॉलरशिप देनी है, चौथे बच्चे को आपको स्कॉलरशिप देनी है, आप नहीं दे सकते हो। मैक्सिमम 2 ही बच्चा जा सकता है, कोई भी स्कॉलरशिप हो। अगर आपने अभी 2 साल पहले नया रिजर्वेशन आया था SC BC रिजर्वेशन, अगर आपने SC BC रिजर्वेशन भी लिया हुआ है कॉलेज के अंदर, तो भी आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप की जो पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पर दी हुई है कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है तो उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। उनकी जितनी भी फीस होगी गवर्नमेंट पे करेगी। नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल में भी हो तो भी 100% होगा। अगर आप प्राइवेट अनएडेड या एडेड इंस्टीट्यूशन में हो तो आपको सिर्फ 50% का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है और अगर आपकी इनकम 8 लाख तक का है तो वहाँ पर भी नीचे सारी चीज़ें दी हुई है कि आप कितनी % आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 50% है या 100% है। एग्जामिनेशन फ़ी जो भी आपकी रहेगी वो 50% एग्जामिनेशन फ़ी मिलेगी अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में हो, और अगर आप कोई नॉन प्रोफेशनल कोर्स में हो तो आपको 100% एग्जामिनेशन फ़ी मिलेगी। प्रोफेशनल कोर्स बोले तो जैसे आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हो, टेक्निकल कोर्स हो गए, प्रोफेशनल कोर्स हो गए। अगर आप बेसिक 11th एंड 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस पर हो तो आप वो एक नॉन प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट,
एकलव्य स्कॉलरशिप स्कीम, ये स्कॉलरशिप आप अगर अप्लाई करोगे तो आपका जो एकेडमिक ईयर है, आपका जो एकेडमिक टेन्योर है, उसमें पूरे एकेडमिक ईयर के लिए आपको 5,000 रुपीज़ मिलेगा। ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, आप एमकॉम करोगे, एमएससी करोगे या एमए करोगे, ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए। अगर आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए तो आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से आपको मिनिमम 60% चाहिए, और साइंस स्ट्रीम से अगर आप हो तो आपको मिनिमम 70% प्रीवियस एकेडमिक ईयर में चाहिए होगा, और मैक्सिमम इनकम आपकी 75,000 होनी चाहिए। 75,000 से ऊपर है तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर टेक्निकल कोर्सेज के अंदर कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है। टेक्निकल कोर्स मतलब बहुत से बच्चे यहाँ पर है जो एसएससी के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं। जैसे साबू सिद्दीक में आप इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हो, पोस्ट एसएससी डिप्लोमा, तो ये टेक्निकल स्पेशली सिर्फ ये वही स्टूडेंट्स के लिए, यानी वो जो बच्चे टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं ये स्कॉलरशिप सिर्फ वही ले सकते हैं। ये स्कॉलरशिप डॉक्टर पंजाब राय देशमुख स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप जो है 10,000 रुपीज़ मिलेगी आपको 10 महीनों के लिए पूरा। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका जो एकेडमिक ईयर है वो कितने महीने का भी होगा, लेकिन आपको सिर्फ 10 महीनों के लिए 10,000 रुपया मिलेगा। 10,000 रुपया वो भी सिर्फ वही लोग को मिलेगा जिनकी मैक्सिमम इनकम 8 लाख है। उससे अगर बियॉन्ड आपकी एनुअल इनकम 8 लाख एंड अबाव है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और इन केस अगर वो बच्चे के फादर अगर कोई रजिस्टर्ड लेबर है तो उसको 30,000 रुपीज़ फॉर 10 मंथ्स मिलेगा। देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर 3 अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स है। एक DMER, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। DMER के अंदर जो भी कोर्सेज आते हैं, MBBS है, BDS है, BAMS, BHMS, उनानी, फिजियोथेरापी, या आप कोई भी अलाइड कोर्सेज कर रहे हो जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस MUHS के अंदर आता है, नासिक, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो MUHS के ही अंदर आनी चाहिए। और अगर आपका वो स्टूडेंट कोई भी हेल्थ कोर्सेज कर रहा है MBBS, BDS, तो उसको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप है 25,000 फॉर 1 एकेडमिक ईयर, या फिर आपकी पूरी फ़ीस पे करी जाएगी जो भी कम होगा। अगर आपकी फ़ीस कम है तो आपकी फ़ीस दे दी जाएगी, या अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा है तो आपको 25,000 रुपीज़ एक एकेडमिक ईयर के लिए मिलेगा। दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन फिर वही जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पोस्ट एसएससी या डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ये DTE उनके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसकी भी सेम कंडीशन है, अगर आपकी फ़ीस कम है तो फ़ीस दे दी जाएगी, या अगर फ़ीस ज़्यादा है तो 25,000 रुपीज़ एक एकेडमिक ईयर के लिए आपको दिया जाएगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए 5,000 रुपीज़ दिया जाएगा, या फिर अगर आपकी फ़ीस कम है तो वो फ़ीस पे कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, मेडिकल एजुकेशन के लिए पर्टिकुलरली रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है मेडिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे लेते नहीं है, या जो जाते भी है तो लोन लेकर के जाते हैं, यहाँ वहाँ से उनको फ़ीस लेना पड़ता है। तो ये बहुत यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे एरिया में, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में किसी को पता नहीं होता है, बट गवर्नमेंट इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी फ़ीस देती है। सबसे पहला है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज फ़ी रीएम्बर्समेंट। ये फ्री रीएम्बर्समेंट सिर्फ EBC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, यानी अगर आपके पास अगर EBC कैटेगरी है और बच्चे ने EBC कैटेगरी के थ्रू अगर एडमिशन लिया है तो ये आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप मेडिसिन यानी MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, फिजियोथेरापी, BSc नर्सिंग, आप मेडिसिन से कोई भी रिलेटेड फील्ड में हो तो आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ EBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पूरी फीस जितनी भी होगी, अगर आप प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में हो तो भी आपकी पूरी फीस गवर्नमेंट पे करेगी। नेक्स्ट, अगर इनकेस किसी के पास EBC कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो ये फ़ी रिएम्बर्समेंट फॉर ओपन कैटेगरी, ये गवर्नमेंट में सिर्फ ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए लगाया है कि जो EWS कैटेगरी में भी नहीं आ सकते, SEBC या EBC कैटेगरी में नहीं आ सकते, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट ये वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वाली स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ MBBS, BDS और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MD-MS के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस आती है। इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है, जो फ़ी रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, और गवर्नमेंट जो आपको पैसा दे रही है उसमें से डिडक्ट होकर जितनी भी आपकी फ़ीस है वो पूरी गवर्नमेंट पे करेगी। इसके लिए लेकिन सिर्फ 112 स्टूडेंट ही सेलेक्ट करे जाते हैं।
अगर आप मेरिट में हो, पहले मेरिट देखा जाता है, उसके बाद पॉवर्टी देखी जाती है, यानी जो बच्चा गरीब होता है और जो मेरिटोरियस होता है उसे स्कॉलरशिप मिली जाती है, और टॉप के जो 112 स्टूडेंट है उसी को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई है MBBS BDS या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो प्राइवेट कॉलेज के थ्रू जा रहा है या गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू जा रहा है, फाइनेंशियल इतना अपलिफ्ट नहीं है कि वो मनी को बेयर कर सके, तो वही स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की OBC कैटेगरी की भी अलग अलग स्कॉलरशिप्स है। ग्रुप A से लेकर E तक का सब डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप A वालों को 425 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा और मेंटेनेंस फ़ी अलग से दी जाएगी, ये एडमिशन फ़ी है। ग्रुप A में यूजुअली सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्सेज है। ग्रुप B में डिप्लोमा और टेक्निकल कोर्सेज है, उनको 290 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। और ग्रुप C के अंदर सारे सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट है और बाकी सारे कोर्सेज आप देख सकते हो, उसको 290 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। और जनरल कोर्सेज अगर ग्रेजुएशन है तो वो 230 रुपीज़ पर मंथ, फॉलोड बाय ग्रुप E वाले जो नॉर्मल 11th and 12th के कोर्सेज है उसको 150 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। और अगर कोई B.Ed या D.Ed कर रहा है तो उसकी 100% फ़ीस दी जाएगी। तो अगर कोई आपके लोकेलिटी में है OBC कैटेगरी का और B.Ed D.Ed कर रहा है तो उसकी 100% फ़ी गवर्नमेंट पे कर देगी। अच्छा, ये मैं आपको ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। Ini iman uy nawal wang enak nganay ini को तो वो लगता है तो इंशाल्लाह हम लोग जो है उतनी करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अनिल भाई का, जिन्होंने बहुत ही अनमोल जानकारी हमारे साथ साझा की। अब मैं दावत देना चाहूँगा मोहतरमा ज़ैनब लोखंडवाला को कि वो भी आज के इस प्रोग्राम के मुतालिक से एक्सपर्टाइज़ है उसके बारे में हम लोगों को बताएं। नाम ज़ैनब है, मैं फजलानी फाउंडेशन या अक्सर फजलानी आयशा बाई की तरह नाम से जाना जाता है, मैं उसको बिलोंग करती हूँ। सो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट दिस होल एजुकेशन सिस्टम्स एंड स्कॉलरशिप्स। देखिए, इन्होंने जो भी आपको जानकारी दी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ आज स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी लेने क्यों आए हैं? मेनली आज हम लोग इसलिए भी आए कि सुनने में ये आया था कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, महाराष्ट्रियन है और अदर कम्युनिटीज़ हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि अरे उनके बच्चे लॉयर बन गए, उनके बच्चे गवर्नमेंट ऑफिस में हैं और हमारे बच्चों के ऊपर हम खुद भी ध्यान नहीं दे रहे और हमें पता भी नहीं है कि हमारी सरकार कितने ज़्यादा हमारे लिए भी फ़ायदे, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम सभी के लिए, बट ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम लोग उसको अवेल नहीं कर पा रहे। लैक ऑफ अवेयरनेस भी दोनों चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको 10 साल पहले की बात बताऊँ तो अगर एक रिसर्च किया गया था, स्टैटिस्टिक्स किए गए थे कि जो हायर एजुकेशन जो बच्चे लेते हैं उसमें से सिर्फ 3% मुसलमान होते हैं, बाकी कोई भी मुसलमान नहीं होते। तो आप सोचिए अगर 100% बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं तो उसमें से 3 बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन करते हैं जो मुस्लिम्स होते हैं। और ये 10 साल हो गए इस रिसर्च को, पर अभी भी इतना बढ़ावा हमें नहीं देखने मिला है। हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप्स का मुद्दा कब आता है? जब कुछ पहले हमने बैकग्राउंड काम किया हुआ है। अगर आपने देखा हर एक स्कॉलरशिप स्पेसिफिक चीज़ों के लिए थी। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप थी तो उसमें वेरिएशन के लिए है, आप समझ रहे हैं ये चीज़ें। तो स्कॉलरशिप पे जाने से पहले मेरिट कम मीन्स, आप समझ रहे हैं, मेरिट जितना होगा उसके बेसिस पे ही आपको स्कॉलरशिप मिली जाएगी। तो भले आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, बट अगर मेरिट नहीं हुआ तो वो ऑप्शंस आपके लिए नील हो जाते हैं। खासकर जब CSR स्कॉलरशिप्स की बात आती है तब। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स फिर भी आपने देखा कि 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, बट जबकि CSR की स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स की बात आती है। सो करियर बनाना है, हम स्कॉलरशिप्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, हम अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं, उसके पहले तो उसका पूरा प्रोसेस जो है वो करियर प्रोसेस बुलाया जाता है,
जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है करियर प्लानिंग। ठीक है, अब जब हम करियर प्लानिंग की बात करते हैं, हम कब जागते हैं कि हमें क्या बनना है? कब हम अक्सर एप्टीट्यूड टेस्टिंग करवाते हैं या करियर काउंसलिंग करवाते हैं? 10th के बाद। 10th के बाद, राइट। तो आपको मैं बता दूं कि ये सबसे बैड टाइम है करियर काउंसलिंग करवाने का। अगर आपको किसी भी बच्चे की करियर काउंसलिंग करवानी है तो 6 से 8 स्टैंडर्ड से आपको शुरू कर देना चाहिए। 10वीं में बच्चा ऑलरेडी बहुत प्रेशर ले चुका है, आधा लेवल पोर्शन हो चुका होता है, तब बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो करियर काउंसलिंग अगर आपको करवानी है या बच्चे का माइंडसेट बनवाना है करियर की तरफ, तो आपको शुरुआत करनी है 6 to 8 स्टैंडर्ड से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप फाइंड आउट करोगे कि आपको क्या क्या करना है। हम सामान पहले लाते हैं कि पहले डिसाइड करते बिरयानी बनानी है? वी हैव टू डिसाइड, राइट। तो गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है एक छोटी सी चीज़ में कि क्या खाना बनाना है, उसमें भी गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो करियर में इसकी वैल्यू बहुत ज़रूरी होती है। एक बार आपने गोल सेट कर लिया तो आप डिसाइड करोगे कि आगे क्या करना है। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप आता है, वंस यू नो आपको कहाँ जाना है, आपको लॉ करना है, ठीक है, तो आपको क्लैट का प्रिपरेशन करना है। आपको मेडिकल करना है तो आपको नीट का प्रिपरेशन करना है। आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको सिर्फ JEE है? MHCET, नीट और कौन सी एग्जाम्स होती है? CET मैंने बोला, MHCET इन्होंने बोला, मैंने आपके लिए उसको वापस बोला। आपका होमवर्क है फाइंड आउट करना। अब जैसे आता है मेरिट की बात, अब उन्होंने आपको बताया, ठीक है, कि एक बच्चे का हो गया EWS कैटेगरी में IIT बॉम्बे में। हमने सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा, है या नहीं? हमें बहुत अच्छा लगा, हम मोटिवेट हो गए। सिक्योरिंग एडमिशन कब होता है? जब आपका मेरिट होता है। वो बच्चे का 1400 में आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हेल्प से वो 700 में आ गया और उसका IIT बॉम्बे में लग गया। पर हमें अपने बच्चों को वो 1400 के रेंज में लाना है, वो 700 की रेंज में लाना है। तो सिक्योरिंग एडमिशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। एक बार आपने गोल सेट किया, आपने एंट्रेंस एग्जाम्स फाइंड आउट की, आपने प्रोबेबल कॉलेजेस देखी, फिर आप जाके कॉलेजेस में अपना एडमिशन लेंगे। कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर हुआ तो आप सो करियर चूज़ करने के लिए 3 मेजर चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी है, स्पेशली वो जो छोटे वाले बच्चे हैं हमारे, उनके लिए। एक होता है एप्टीट्यूड, सलाहियत, मैं कौन सी चीज़ों में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट, माने कि मुझे क्या चीज़ें करना अच्छा लगता है। और तीसरा है कि क्या ये कॉम्बिनेशन मुझे एज अ पर्सन जमेगा कि नहीं, पर्सनालिटी। बट पर्सनालिटी लास्ट वाला हिस्सा होता है। पर्सनालिटी हमारी ग्रो होती रहती है। अक्सर हम सुनते हैं लोगों की जहन से कि लोग बताते कि मैं जब छोटा था तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं छोटी थी तो मैं ऐसी नहीं थी, आज मैं बहुत तब्दीली आती रहती है। बट एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट। आप समझ रहे हैं? जो भी चीज़ पे अगर हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं, हम उसके लिए सारी कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है कि बच्चा खुद से डिसीजन ले, ना कि अक्सर मैं बच्चों से बात करती हूँ तो बच्चे मुझे बोलते हैं मेरे पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ तो मैंने डॉक्टरी कर ली, मेरी माँ चाहती थी मैं टीचर बनूँ तो मैंने टीचिंग कर ली। तो उसमें होता क्या है कि वो कभी भी अपने वोकेशन को, अपने करियर को खुद का हिस्सा नहीं बनाते। क्या बन सकते हैं हम? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। सोचिए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और CA, लॉयर, स्पोर्ट्समैन, लॉ, CS के अंदर व्हाट एल्स क्या बन सकते हैं? और एंटरप्रेन्योर, यस, IAS। कितना हम जहन दे रहे हैं तो हमें 3-4 और ऑप्शंस याद आ रहे हैं। आप ये सोचिए कि हमें इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी हमें कितने मेजर में क्या आता है? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, और हम जोर दे रहे हैं तो हमें याद आ रहा है। आप समझ रहे हैं? द आइडिया इज़ दैट बच्चों के साथ ये कॉन्वर्जेशंस पहले होनी चाहिए कि आप क्या बनना चाहोगे, ये भी बन सकते हो, वो भी बन सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि यंग लोग
वो से बात की जाए कि उनको एक दूसरे से भी पूछना चाहिए कि उनकी आइडियाज़ क्या है, एक्सचेंज क्या हो, प्रोफेशनल से मिलना जुलना चाहिए जो उन चीज़ों में काम करें। अब दूसरी चीज़ और लास्ट टू कल्मिनेट मैं आपको बता दूं, ये जब हम करियर प्लानिंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोच लिया तो यही मुझे बनना है, अगर मुझसे ये नहीं हुआ तो मेरा करियर ख़त्म। करियर आज के ज़माने में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब एवरीथिंग कम्स बैक टू मेरिट। आज कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह का कोर्स पता है आपको? हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम फ्री है या नहीं? एंट्रेंस एग्ज़ाम हर एक प्रोफेशनल करियर में फ्री है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है? इसके लिए लिया जाता है ताकि कास्ट क्लास क्या है, कहाँ से बंदा आया है, क्या बैकग्राउंड है, वो मैटर ना किया जाए और सिर्फ उसका स्कोर कंसिडर करके उसको एक सीट मिल सके। उसके लिए उसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बनाई जाती हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि कोचिंग, अगर मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, जब 6 to 8 स्टैंडर्ड वाले 10वीं के पेरेंट्स से भी, तो उनको सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है कि मेरे पास तो कोचिंग के पैसे नहीं हैं, है या नहीं? अक्सर ये रहता है कि मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं है, तो मैं अपने बच्चे को बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि कोचिंग एक थॉट प्रोसेस है। ये जो माइंडसेट है उसकी तैयारी उस तरह से करनी है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने कौन सी कोचिंग क्लासेस में उसको डाला है। ज़रूरी ये है कि क्या उसने रिक्वायर्ड कोचिंग की है कि नहीं। वो खुद, मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो खुद से तैयारी करते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में डाल के भी आगे जाके कोई रिज़ल्ट नहीं आया। आपको समझना है कि स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10वीं तक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप बैठते हैं स्कूल के दरमियान, तो आगे जाके जो करियर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहती हैं वो बच्चे को आता है कि उसको कैसे उसके लिए तैयारी करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और नॉर्मल एग्ज़ाम्स में बहुत फ़र्क होता है। हम अक्सर क्या देखते हैं कि मेरा बच्चा 90% लाता है, मेरी बेटी 95+ लाती है, तो मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। बट अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखें तो 10वीं के आप मार्क्स ले ले, कोई भी क्लास के मार्क्स ले ले, इंटरनल मार्क्स कितने होते हैं? 20 मार्क्स होते हैं। वो आपको कौन देता है? स्कूल वाले देते। स्कूल वाले। तो अगर 90% का रिजल्ट है तो आपको 20 मार्क्स कहाँ से मिल रही है? स्कूल से। तो आप अपने बलबूते पे कितने मार्क्स लेके आ रहे हो? 70%। 70। और कैसे लाते हैं हम? क्या करते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए? कोचिंग, एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लगाते हैं। और ट्यूशन में क्या करते हैं? रिपीटेड लर्निंग करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं। मतलब हम रट्टा लगाते हैं या नहीं? सब रट्टा लगा के पास हुए हैं? नहीं? मोस्ट ऑफ अस हम रट्टा लगा के पास होते हैं। इसके लिए जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 11वीं के बाद नीट, JEE, क्लैट, इन सब की प्रिपरेशंस जब हम करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ रट्टा लगाने की हमको आदत पड़ गई है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, हम पहली दफ़ा में वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आसानी से क्लियर नहीं कर पाते। अगर आप अक्सर बच्चों को पूछेंगे कि आपने कितने अटैम्प्ट्स दिए नीट के, तो वो आपको बताएंगे 4, 5, ठीक है, 3 मिनिमम अटैम्प्ट्स है कि नीट में 3 बार बैठते हैं तो उनको मेडिकल सीट मिलती है। ये अक्सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है 10 सालों में मेरे बच्चों को साथ काम करते हुए। तो ये मुश्किलात क्यों होती है? क्योंकि स्कूल का सिस्टम ही अलग है और कॉलेज की एग्ज़ाम्स का सिस्टम ही अलग है। अगर हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो हमारे बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ज़्यादा अच्छी कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। तो आपको करना है कि आपको आपके स्कूल में जाके पूछना चाहिए, अपने बच्चों की स्कूल्स में जाके, कि स्कूल लेवल पे कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो बच्चों को तैयार करवाएं। अगर वो नहीं करवा रहे हैं तो आप उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करें। होती है ओलंपियाड्स होता है, NTSC होता है, NMTC होता है, और बहुत दूसरी भी है जो एग्ज़ाम। सिलेबस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी करियर आप लेना चाहे, उसका सिलेबस बहुत सिंपल है। उसका सिलेबस आपकी 7वीं से लेके 12वीं तक की NCERT बुक्स, मतलब जो NCERT एक बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड,
उसकी जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं वही आपका सिलेबस, कोचिंग क्लासेस आपको घुमा फिरा के वही चीज़ आपको देने वाली है। तो अगर हम 7वीं से ही अपने बच्चों को वही टेक्स्ट बुक से पढ़ाए, भले स्कूल में उनको कम वो बाल भारती की या फिर वो SSC मीडियम की पतली टेक्स्ट बुक्स हो, गाइड्स अवेलेबल हो, 21 सीरीज से पढ़ाते, तो उसमें उनको आसान करते हुए हमने उनके लिए बहुत आसान कर दिया है स्कूल लेवल पे। तो अगर वो NCERT से प्रिपेयर करते हैं, चांसेस ऑफ देम क्लियरिंग एन एग्जाम इज़ बेटर। तो ये मेरा एटलीस्ट एट दी ऑर्गेनाइजेशन 10 साल का एक एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि जब बच्चा खुद डिसाइड करता है ना, वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि ये डिसीजन उसने खुद लिया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि आपको जितनी अवेयरनेस हो, जैसे हमने यहाँ किया कि डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, बट रिसर्च बताता है कि इन इंडिया राइट नाउ 250 करियर स्ट्रीम्स हैं। कितनी? 250, मतलब 250 चीज़ें हैं जिसमें लोग अपने करियर बना सकते हैं। बट हम अगर सोचने बैठें तो 4 या 5 चीज़ों से हम आगे सोच नहीं सकते। जितना प्रेपरेशन, जितनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम बच्चों को स्कूल में दिलाते हैं, उतना ही उनका माइंडसेट खुलता जाता है। ठीक है, बच्चों को रीडिंग की हैबिट डालनी है। गेम्स खेल रहे हैं तो पजल्स या जो भी वर्ड गेम्स होती है जिसमें एप्टीट्यूड बिल्ड होता है, वो चीज़ें हमें वो गेम्स भी बच्चों को खिलानी है। आप मोबाइल पे भी खिला सकते हैं। इवेंचुअली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कैट होगा जो MBA के लिए होता है, क्लैट होता है जो लॉ के लिए होता है, JEE हो, नीट हो, कोई में भी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। अब मैं दावत देना चाहूँगा एडवोकेट नाज़नीन ख़तीम को, वो आए और हमारे साथ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं बोलना चाहूँगी कि आज का प्रोग्राम बड़ा ही कामयाब रहा। स्कॉलरशिप के बारे में बात करनी थी और सर ने भी और मैम ने भी जैसे विस्तार से बताया स्कॉलरशिप के बारे में हम सबको, तो मुझे लगता है बहुत सारे जो हमारे सवालात थे उनके जवाब बहुत से लोगों को मिल गए होंगे। अभी मैं जैसे बताना चाहूँगी आपको, जैसे मैं एडवोकेट प्रोफेशन से हूँ, तो हम जैसे सारे जो एडवोकेट होते हैं, जैसे सर भी है, सोशल सर्विस, सोशल सेक्टर ज़्यादा एडवोकेट में होता है कि वो सोशल सर्विस वगैरह करे, मतलब ये सारी उनमें फील्ड्स में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे आप टीचर को ले लो, टीचर जो होती है वो एक काउंसलर भी होती है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स के पास आते हैं कि उनको फर्दर क्या काउंसलिंग चाहिए, करना है आगे, कौन से कोर्सेज करने हैं। फिर जैसे किसी को जैसे स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंक्वायरी करनी होती है, तो जो टीचर होती है उसका रोल भी होता है, करियर काउंसलिंग करना भी होता है। एक बंदे को बहुत सारे रोल्स जो होते हैं वो करने होते हैं। अभी स्कॉलरशिप डिफरेंट टाइप्स की होती है, गवर्नमेंट होती है, CSR होती है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आती है, जैसे कीप स्माइलिंग फाउंडेशंस एक है जो कोलगेट का है, फिर दूसरी महिंद्रा की होती है, कोटेक्स की होती है। ये डिफरेंट कॉरपोरेट लेवल पे डिफरेंट इनकी स्कॉलरशिप्स होती है, गवर्नमेंट्स की होती है। जैसे जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स को लेके, वो रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं गूगल पे कि भाई कौन सी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स है, फिर वो सारे नाम देखते हैं। हर स्कॉलरशिप का डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उसमें वो देखते हैं कि वो कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से वो कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में बड़ा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इससे कैसा होता है, तो इसीलिए इस नेशनल टैलेंट सर्च करके AMP जो एक NGO है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, उन्होंने एक नेशनल टैलेंट सर्च जो है जारी किया है। ये मुहिम पार्टिसिपेशन सारे बच्चे जो है 1 लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। एक के ज़रिए जो ऐप होता है, ऐप AMP वर्ल्ड करके हो है ये ऐप। अगर आप गूगल प्ले स्टोर जो होता है, आजकल तो सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन और डिफरेंट आईफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप आपके मोबाइल से ही वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड रजिस्टर कर सकते हैं। जो AMP वर्ल्ड करके एक ऐप है, उसमें सारा इनबिल्ड है, एवरीथिंग इज़ देयर। आपको सारे स्कॉलरशिप के अपडेट्स मिलेंगे। आपको क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसमें सारी रजिस्ट्रेशन आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आधार, पैन कार्ड
यही सारे जो आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप यूज़ करते हो वही आपको अपलोड करने हैं और उस हिसाब से आपको सारे स्कॉलरशिप के अपडेट्स मिलेंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है स्कॉलरशिप्स डिफरेंट स्टेट्स के लिए होते हैं, कुछ जैसे ओनली फॉर महाराष्ट्र, जैसे कुछ आउट ऑफ महाराष्ट्र के होते हैं, तो उस पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सारे अपडेट्स मिलेंगे। आप देखिएगा जैसे ये AMP की जो ऐप है, इससे जब आप कनेक्ट करते हो तो ये सिर्फ स्कॉलरशिप्स के लिए नहीं है, इसमें आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग होती है, इसमें आप देखोगे स्किल डेवलपमेंट काउंसलिंग होती है, इसमें जॉब फेयर्स के लिए भी ये कंडक्ट करते हैं, कैरियर काउंसलिंग्स भी होती है। मैं आपको ऐप बताऊंगी, उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि इसमें बहुत सारी डिफरेंट कैरियर काउंसलिंग्स भी होती है। फिर मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी है, जहाँ पर जैसे अभी मैडम ने थोड़ा कोचिंग के बारे में बताया था कि कुछ लोगों को कोचिंग चाहिए होती है, तो जिसके लिए आपको बहुत पैसे पे करने पड़ते हैं, स्पेंड करने पड़ते हैं, मगर यहाँ पर आपको मेंटर फ्री मिलता है। फ्री मेंटर, जैसे यहाँ पर वेरियस सेक्टर्स से लोग हैं, वेरियस फील्ड से लोग हैं, कोई कॉमर्स का होगा, कोई साइंस बैकग्राउंड का होगा, तो आप अपने फील्ड के हिसाब से इसमें रजिस्टर करते हो तो आपको मेंटरशिप मिलेगी, फ्री मेंटर्स मिलेंगे जो आपको कोचिंग देंगे, जो ऑनलाइन कोचिंग होंगी। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी, हमने इसमें बहुत सी कैरियर काउंसलिंग लॉ से रिलेटेड भी करी है मुंबई के लिए, आउट ऑफ मुंबई भी ये कर चुके हैं, तो लॉ के लिए भी यहाँ पर हुई है बहुत सी कैरियर काउंसलिंग। बहुत से स्कूल्स जो हमारे कम्युनिटी के हैं, हमारे स्पेशली हमारे एरिया के, वो सारे कवर करे गए हैं। मस्जिद वन मूवमेंट करके एक NGO है जिससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ, वो हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह सारे जितने भी मॉस्क होते हैं वो सारे मॉस्क को जुड़े हुए हैं मॉस्क से, और हमारा ऑनलाइन उसका मॉर्निंग में लेक्चर्स होते हैं। तो लॉ में इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, लॉ करने के लिए CT क्लैट देने के लिए, तो उसके हम उनको फ्री लेक्चर्स, एक नॉमिनल पे होता है जो 1000 रुपीज़ का हम चार्ज करते हैं, और अगर वो बंदा वो भी नहीं पे कर सकता है तो फी सबिल्ला उसको वो भी हम माफ़ कर देते हैं। ये जूम प्लेटफॉर्म पे सारा जो होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का ये कोचिंग होता है लॉ के लिए। जो लॉ में, क्योंकि मेरा फील्ड लॉ है तो मैं उसके लॉ के बारे में आपको बताऊंगी। तो जितने ये हमने कैसे कवर अप किया है, सारे जो मॉस्क है, बेंगलोर मॉस्क है, हैदराबाद मॉस्क है, डिफरेंट जगहों के, लखनऊ के मॉस्क है, सो सारे मॉस्क को जोड़ के जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है लॉ में, वो मॉस्क से कांटेक्ट करके उस तरीके से फिर वो प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, और उसका नॉमिनल पे जैसे मैंने बताया 1000 रुपीज़ है। तो वो भी मैं चाहूँगी कि आप लोग उसमें जस्ट मस्जिद वन मूवमेंट प्रोग्राम्स करके, अगर आप ऐसे गूगल सर्च करके आप फाइंड आउट करोगे, मैंने जहाँ तक देखा है 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जिनको स्कॉलरशिप की बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कॉलरशिप्स की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है या मुझे नहीं पता है। अभी जैसे यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पहले कैसा था, लोग 10th करते थे, 12th करते थे, हायर एजुकेशन के लिए कोई इतने लोग जाते नहीं थे। लेकिन आज ये कैरियर काउंसलिंग की हमको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट करने की, और कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं और इसीलिए स्कॉलरशिप की भी रिक्वायरमेंट आ रही है। और जिस वजह से AMP ने एक नया नेशनल टैलेंट सर्च करके प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, जो हर एक स्टूडेंट ये कॉम्पिटिटिव में पार्ट ले सकता है, कॉम्पिटिटिव सर्च में, टैलेंट रिसर्च के पार्ट ले सकता है थ्रू अ ऐप जो है AMP वर्ल्ड। अगर आप गूगल स्टोर में जाके इसको टाइप करें तो आप देख सकोगे और आप उसे रजिस्टर कर सकोगे उसमें। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर आप जैसे जानते हो स्कॉलरशिप के लिए कैटेगरीज जो है, एक स्कूल लेवल पे होता है यहाँ पर 8, 9, 10th, फिर एक जूनियर लेवल होता है जहाँ पे 11th एंड 12th है, फिर एक सीनियर कैटेगरी होता है जिसमें अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट्स होता है। ये नॉर्मल आप देखोगे तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द इन्फॉर्मेशंस आएंगी, जैसे स्कॉलरशिप्स के नाम से, क्योंकि आप लोग इसी का सर्च करते रहते हो। तो जैसे प्री मैट्रिक्स है, पोस्ट मैट्रिक्स है, फिर आप देखोगे स्कॉलरशिप्स है, फिर बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप्स है, ये डिफरेंट नाम है। तो आप वो जब आप रजिस्टर करोगे ऑटोमेटिकली आपको अपडेट्स आएंगे इस ऐप के थ्रू। और इसमें जैसे बहुत सारे कैश प्राइजेस वगैरह भी रखे हुए हैं, जैसे 2000 बच्चे जो IIT JEE में पार्टिसिपेट, 1 लाख बच्चे इसके साथ जुड़े हैं ऑलरेडी, दे हैव पार्टिसिपेटेड, एंड 2000
बच्चों को सेलेक्ट करा जाएगा जो उनके मेरिट बेसिस पर, और उनको दी जाएगी फ्री कोचिंग IIT जी के लिए। और उनको उनमें से उन बच्चों में से जब एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसको वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। आप देखोगे जो स्कॉलरशिप्स है यहाँ पर प्रैक्टिकली, आप एक बार अगर कोई प्ले स्टोर में जाकर ये डाउनलोड करे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई कर सके देखकर, क्योंकि आप इसका देखोगे, इसमें ये प्रिपेयर कराता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जीट, नीट, कैट, UPSC। इसमें कैश, अलग अलग कैश अवार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स है, 30,000 फॉर फर्स्ट प्लेस विनर्स, 20,000 फॉर सेकंड। इस तरीके से देयर इज अ लॉट मोर वेयर यू कैन सर्फ ऑन द ऐप। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन जैसे मोड्स, इन ऑनलाइन मोड्स ये जैसे होगा यूजिंग अ मोबाइल ऐप, फिर इसमें टाइम, ड्यूरेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन दी गई है। 5 लाख के कैश प्राइजेस है और भी इसमें कैश प्राइजेस है स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप देखोगे 200 बच्चों के लिए, जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स है इंडिया ज़कात प्लेटफॉर्म के थ्रू जो अप्लाई कर सकते हैं। नीडी स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप मिल सकती है इंडिया ज़कात के थ्रू। इंडिया ज़कात एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम रेस करते हैं फंड्स उन स्टूडेंट के लिए जिनको बहुत ही फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह है। अभी यहाँ पर जैसे बहुत से लोगों को मैंने सुना जो बता रहे थे कि उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ है जिनकी वजह से उनके बच्चे आगे परस्यू एजुकेशन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए हम क्राउड फंडिंग करते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इंडिया ज़कात इज़ वन ऑफ दी, zakat.com is one of the platform. Then there are some other platforms like Pain Care Trust. Even I am working for that Pain Care Trust. से मेडिकल और एजुकेशन के कॉजेज़ हम रेस करते हैं। ये रहा, इसके बारे में मैं बता रही थी कि अप टू 100% स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर जीट एंड नीट कोचिंग। और हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स भी है AMP के जो है ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ, देन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बिदर, MS एजुकेशन हैदराबाद, अजमल फाउंडेशन आसाम, इस्लामिक मिशन स्कूल अलीगढ़ एंड मैनी मोर वेस्ट बंगाल। और भी बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट है जो इनसे जुड़ने वाले हैं। इस तरीके से क्या ज़कात प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना जो कॉज है फीस के लिए वो रेस कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि उनको क्राउड फंडिंग नहीं चाहिए, कुछ बच्चे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका 1-to-1 करे। जैसे मौलाना साहब है, उनसे मेरी पिछली बार बात हुई थी पिछले रमज़ान में। मैंने उनको कुछ बच्चों का फॉरवर्ड किया था कि उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, 1-to-1 उनको फॉरवर्ड किया था। तो कुछ बच्चों के लिए हम 1-to-1 भी करते हैं और कुछ बच्चों के लिए हम क्राउड फंडिंग भी करते हैं। तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं मोस्टली उनको स्कॉलरशिप वगैरह में जैसे गाइडेंस वगैरह सेमिनार ले लेते हैं, लेकिन वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करते, अप्लाई नहीं करते। AMP जो है फाइनेंशियल हेल्प देता है, फिर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस होता है, जॉब फेयर कंडक्ट करता है। तो मैं चाहूँगी कि हर जो स्टूडेंट है वो जो ये AMP वर्ल्ड करके ऐप है वो गूगल स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल करे और इसमें रजिस्टर करें अपनी इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ नया डॉक्यूमेंट तो नहीं डालना है, वही आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और वही सारे जो आपके राशन कार्ड जो ही आपके पास है वही यूज़ होने वाले हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको वेबसाइट पे जाके ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई हमको गवर्नमेंट की स्कीम्स चाहिए या स्कॉलरशिप्स चाहिए। तो वो टाइप करने से क्या होता है, आपको सिर्फ गवर्नमेंट की आएगी, या फिर आपको प्राइवेट देखना होता है तो CSR आप टाइप करोगे। क्या है, वन स्टॉप सोल्यूशन। AMP वर्ल्ड ऐप इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन वेयर यू विल पुट योर इन्फॉर्मेशन, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे एंड देन यू विल गेट अपडेट्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया यू हैव पुट, वैसे करके। तो ये इंस्टॉल करने में और इससे कनेक्ट करने में आपको और भी बहुत सारे फ़ायदा है, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स मैंने बताया, कोचिंग मिल सकती है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर मैं बताना चाहूँगी जैसे EWS के बारे में तो सर ने ऑलरेडी बता दिया है। EWS के लिए आपको पता है कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, फिर आपको रिन्यू करना पड़ता है उसको। तो इसमें 10% आपको रिजर्वेशन मिलता है इन गवर्नमेंट जॉब्स। एजुकेशन सेक्टर में भी इसके लिए रिजर्वेशन सीट्स होती है, रिजर्व्ड होती है इसके लिए सीट्स। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। जैसे ऑलरेडी सर ने तो विस्तार में बता दिया, मैं बस ब्रशअप कर रही थी। और इसके बाद मैं बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया कि लॉ मेरा फील्ड है, तो लॉ एंड कैरियर गाइडेंस हमने सेमिनार बहुत से ऐसे स्कूल्स में हमने किया है यहाँ पर। उसमें कैसे होगा, आप लोग जैसे किसी को, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसी क्वेरी आई थी कि भाई हमको लॉ करना है लेकिन वो तो 3 इयर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम 5 इयर्स लॉ भी होता है जो आफ्टर 12th होता है।
जो आफ्टर 12 5 ईयर कोर्स होता है, आपको 5 ईयर्स करना है या 3 ईयर्स करना है। आपको CET का एग्ज़ाम देना होता है, क्लैट का एग्ज़ाम देना, क्लैट भी होता है, CET होता है, आपको उसके एग्ज़ाम्स पास आउट करने होते हैं, अटैम्प्ट करना जिसको इम्पॉर्टेंट है, और फिर आपके वो कैप राउंड्स होते हैं जिसके बाद आपके एडमिशन्स होते हैं। बहुत से आज हमारी कम्युनिटी को ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इंजीनियरिंग और डॉक्टर और इसके अलावा भी हम क्या ऐसे किसी चीज़ में ऐसे लॉ है जो आप अपने राइट्स जान सके। ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जो लॉ करे वो एडवोकेट ही बने। मैम इसमें बहुत सारे और भी फील्ड्स हैं, जैसे लॉ करके किसी को हो सकता है कि किसी को लॉ ऑफिसर बनना है, किसी को जस्ट अ लीगल एडवाइज़र बनना है, किसी को पेटेंट एजेंट बनना है, किसी को सिक्योरिटी लॉस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता है, किसी को स्टॉक मार्केट में वर्क करना है, तो इसमें लॉ टीचर बन सकता है। तो ये वेरियस फील्ड है। तो एक लोगों ने एक माइंड सेट बना के रखा है, क्राइटेरिया अपने दिमाग में बना के रखा है कि नहीं लॉ करके सिर्फ हमको एडवोकेट ही बनना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर खुद ही हमारे एग्जाम्पल्स देख रहे हो। मैं खुद एडवोकेट हूँ, सर एडवोकेट है हम, लेकिन यहाँ पर एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं। फिर एज ए एकेडमिशियन मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ, तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि एक टीचर भी जो होती है वो एक काउंसलर भी होती है। तो एक इंसान आप देखिए कितने सारे रोल कर रहा है। तो उस तरीके से ऐसा माइंड में लेके मत चलिए कि लॉ करना है तो सिर्फ लॉयर ही बन सकते हैं या जज ही बन सकते हैं, या ऐसा कुछ नहीं। इसमें कॉर्पोरेट लेवल पर भी आप वर्क कर सकते हो। बहुत सारी, इट्स अ वाइड प्लेटफॉर्म आई कैन से। और ज़्यादा वक्त ज़ाहिर नहीं करूँगी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे सब बहुत समय से सुन रहे हैं, और वैसे सर ने भी मुझे बताया था कि यहाँ पर वक्त की थोड़ी पाबंदी है, एक्सटेंड नहीं करना है हमें प्रोग्राम को, तो इसलिए मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। और शुक्रिया कि आपने बोलने का मौका दिया। एक्सक्यूज़ मी मैम, हाल ही में ये लॉन्च हुआ था इस्लाम जिम खाना में ऑन 27 सितंबर, अभी रिलीज़ हुआ है ये। तो इसमें कैसा होता है, ये जो स्कूल्स है, इंस्टीट्यूट्स है, वो भी पार्टिसिपेट करें, और फिर बच्चे स्कूल्स के थ्रू जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं, जैसे फॉर जस्ट एन एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कुछ बच्चे हैं वो समझो एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्कूल से रिलेटेड नहीं है, तो वो फिर खुद ऐसे भी कर सकते हैं कि स्कूल इंडिविजुअल कर रहा है बंदा तो वो स्टूडेंट टाइप कर सकता है, या फिर पेरेंट को करना है तो पेरेंट कर सकता है। तो इस हिसाब से वो कैटेगरीज दी हुई है आपको, क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स सारे जुड़े हुए, जैसे मैंने अभी बताया इतने सारे नाम आपको बताए, ट्रेनिंग पार्टनर्स वगैरह, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं जो जुड़े हुए ऑलरेडी AMP के साथ है। यू नो इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन वैसे करके। हैप्पी न्यूज़ मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि अभी जैसे कि मैंने सुना था कि जो स्कॉलरशिप के डेट्स है वो एक्सटेंड हो गए हैं, तो ये एक हैप्पी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। आप देखिए जैसे मैंने बताया कि इस स्कॉलरशिप्स में भी कैटेगरीज होते हैं, जैसे स्कूल होता है, स्कूल में जैसे 8, 9, 10 ले लो आप, उसमें लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो फ्राइडे 25 नवंबर है, स्कूल्स की 8, 9, 10, ठीक है। और फिर आप देखोगे जूनियर कॉलेज जो 11, 12 है उसमें लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 18 नवंबर है। फिर सीनियर डिग्री कॉलेज अंडर ग्रेजुएट जो है उसकी 11 नवंबर है। ऐसा है कि मैं आपको सिर्फ ऐसे पढ़ के बताऊंगी, लेकिन इसमें क्या है, ये सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये आपको खुद ही उसमें वेबसाइट पे जाना होगा और आपको देखना होगा, और आप जिस कैटेगरी के लिए आप करना चाहो उसका इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली अभी कोई नोट तो नहीं कर रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ, तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप वो वेबसाइट पे जाइए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव 1-to-1 काउंसलिंग टू एवरीबडी, क्योंकि आजकल इतनी तादाद में लोग बच्चे कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत है, इसलिए ऐसे सेमिनार कंडक्ट किए जा रहे हैं जहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके इसके बारे में बता रहा है। 1-to-1 काउंसलिंग इज़ नॉट पॉसिबल, बट स्टिल इफ़ यू रिक्वायर इट, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। इफ़ यू वांट यू कैन अप्रोच मी, उमर साहब से आप मेरा नंबर लेके, क्योंकि मैं इसी सारे सोशल वर्क में ज़्यादा हूँ, तो डिफरेंट इसको लेके, और AMP के साथ तो मैं 6 साल से हूँ, तो आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, उसमें कोई सवाल आपका रहेगा, तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। ये अलर्ट का ऑप्शन जो है ये नोटिफिकेशन टाइप है? हाँ, नोटिफिकेशन आएगा आपको, जैसे हाँ नहीं एडमिन क्या होता है मैम, 2 एडमिन होते हैं, एक होता है परमानेंट एडमिन, बच्चा कहीं भी रेंट में रहता हो या तो एक परमानेंट एडमिन होगा ही होगा। मैंने आपको बताया कि राशन कार्ड की इम्पोर्टेंट, राशन कार्ड का एडमिन वो आपका परमानेंट एडमिन है। आप कहीं में भी रहें, आपने आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड का एडमिन चेंज होते रहता है, आप एक बार चेंज करें या 50 बार चेंज करें, लेकिन राशन कार्ड का एडमिन चेंज नहीं होता। डोमिसाइल का मीनिंग क्या होता है? डोमिसाइल होता महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्रियन आदमी को पहला प्रेफरेंस,
है ना। तो अगर वो यूपी में आया है, माइग्रेट होकर आया है, यूपी बिहार में माइग्रेट होकर आया है, तो वो पहला प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। पहला प्रेफरेंस जब भी मिलेगा वो महाराष्ट्रियन को मिलेगा, जितने बार डोमेसाइल होगी। अभी आप ये देखने जाएंगे तो दिल्ली गवर्नमेंट जो ना फ्री में बांट रही है ना, मतलब अभी वो लोग डोमेसाइल लॉ लाने वाले कि भाई जो दिल्ली का रेजिडेंट होगा उनको इनका फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो छोटा सा प्रॉब्लम है कि भाई बार बार आदमी रेंट में रहता है, तो डोमेसाइल अगर बनाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ विद रेंट। तो फर्स्ट ईयर का जो आपका रेंटल एग्रीमेंट है लोग बनाते नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम ना। वो धीरे धीरे क्या होता है मैडम, जब अगर समझो कोई बच्चा है वो 10th में चला गया या 12th में चला गया, तो फिर वो जो उनके फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट है और जो लास्ट 15 में है, 10th में है, 12th में, वो तमाम मार्कशीट उनको पूरा करना पड़ेगा कि मैं 15 साल में जो है यही स्कूल में पढ़ रहा हूँ एवरी ईयर। उनका हर चीज़ का ना अलग अलग ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उनको मना कर दिया जाता है, ऑप्शन है। लेकिन पहला प्रेफरेंस जो है वो एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस हो गया मतलब आप महाराष्ट्रियन होंगे, यू आर महाराष्ट्रियन, तो पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाता है। लेकिन अगर आप रेंटेड है, रेंट टू रेंट में रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं एग्रीमेंट लगा दूँ। अगर एग्रीमेंट भी नहीं है आपके पास तो थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपकी मार्कशीट, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड की मार्कशीट देनी होगी। फिर आदमी कहना अरे यार मार्कशीट तो हमने संभाला नहीं और हमने ये बनाया नहीं, तो ये तो प्रॉब्लम है ना मैम। आपको संभालना चाहिए, रखना चाहिए हमको। ये जैसे आप लोग टीचर हैं तो आप लोग ये बताएं अपने क्लासरूम में, अपने काउंसलिंग में कि भाई ये मार्कशीट जो है ना ये देख के फेंकना नहीं है, इसे संभाल के रखना है। आज भी तो कल नहीं तो 10 साल बाद वो काम आती है। हमारे वालिद साहब उन्होंने आज तक हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड की भी संभाल के रखी है। हर जो लोग हैं यहाँ पे पर्सनल एक बच्चों की अलग से फाइल बनाए। हम क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट एक ही फाइल में डालते हैं, अलग अलग। या हमारे घर में अगर 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, हर मेंबर की फाइल अलग होनी चाहिए। उनके सारे डॉक्यूमेंट, तो नदीम के सारे डॉक्यूमेंट, उनके बच्चों के सारे अलग अलग, ताकि कल को जो है बच्चे हमारे 10th में चले गए, बच्चे समझदार हो गए, हम उनको फाइल हैंडओवर कर दें कि बेटा अब तक मैंने संभाला, अभी आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी। अब हम किसी ने कहते हैं भाई जाओ, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, इतना वो 15 साल का वो नहीं है हमारे पास, बच्चे का बिल नहीं है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं एक बार घर में ट्राई करो, मिलेगा, और मिल जाता है। लेकिन कहाँ रखा है वो तब पता नहीं है, लेकिन जब आदमी ढूंढता है तो उनको मिल जाता है। एक लेडी हमारे पास आई थी, 19 तो 60 का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आई वो। पहले बोली मेरे पास नहीं है, मेरा मैडम आप ट्राई करो घर पे देखो, अगर आप ये मुझे ही मिल नहीं रही है। वो ढूंढ डाल के 19 तो 60 का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आई। और उनका ये चिंता रहता है, जब हमने उनको वार्ड में भेजा कि भाई ये तो हैंड रिटन है, इनको जाकर ये आप डिजिटल करा दो, तो वो लेडी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। गवर्नमेंट के पास 1980 या 79 के बाद पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है BMT के बाद। और कोई विज्ञान गिरी को पूछना है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये हाँ मैं नाम देता हूँ। डोमोसाइल सर्टिफिकेट बनवानी है तो उसके ना सारे सर्टिफिकेट, खाली वो 18 साल का हुआ नहीं है, 15 रोज बाकी है। 18 साल का हुआ नहीं कोई बात नहीं है, 15 रोज बाकी है, तो 15 दिन बाद बनवा लीजिएगा। मगर उसने भी नीट का CAT एग्जाम दिया है, अब इसका एडमिशन इंशाल्लाह होने वाला है। हाँ। अभी कल लिस्ट है, इंशाल्लाह इसकी लिस्ट में नाम आ जाएगा। नहीं तो देखिए डोमेसाइल बनाने के लिए ना 18 साल का होना जरूरी नहीं। मगर ना इसके डैडी के ना कुछ बर्थ सर्टिफिकेट और ना आधार कार्ड में कुछ ना बर्थ डिफरेंस है ना। हाँ, तो वो के लिए आप मेरे ऑफिस में आके मिले तो इंशाल्लाह आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो इसका सोच हम लोग ने अभी डाले थे अपडेट करने के लिए, तो अपडेट नहीं हुआ, बोले कि अंदर पहले करा चुके हैं, अपडेट के लिए भी डाले। हाँ तो वो आप बताइए ना कहाँ जाना है। जब जिन्हें आधार कार्ड में आपने अपडेट कराया, आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का 2 मौका मिलता है। एड्रेस आप 50 बार अपडेट कराओ कोई बात नहीं, लेकिन आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ वो 2 मौका मिलता है। अगर वो 2 मौका आपने गंवा दिया तो आपको फिर इजाज़त नहीं मिलेगा, फिर आपको जो है हेड ऑफिस जाना पड़ता है। क्लब परेड में इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ता है और सारे डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं, तो ही आपका जो है
वो नाम और एड्रेस जो नाम और डेट ऑफ बर्थ वो चेंज हो पाएगा। आप मेरी ऑफिस में मिलिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है डॉक्यूमेंट और स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आप लोग इनको ज्वाइन कीजिए। डेली अल्हम्दुलिल्लाह डेली जो है 1 से 2 1 या हफ्ते में 3 से 4 अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप हम लोग अपडेट करते हैं, तो आपको ये मिलती रहेगी। जी आप यहाँ तो नंबर नहीं है, जी नंबर तो यहाँ पर नहीं आया है ना, नंबर आया, आप देखिए बराबर से। अच्छा वो 900 है। और मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे को कुछ कोई स्कॉलरशिप हो तो स्कॉलरशिप भी मेरे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बहुत सी स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप इतनी है लेने वाला लोग नहीं है। हाँ पता है मैंने भी बहुत तो आप आइए हमारे पास, इंशाल्लाह हम बताएंगे। और मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा कीजिए कि मुफ्ती साहब ने इतना प्रोग्राम रखा, लोगों को अवेयर करे। क्या है, बहुत कहते ना देर आए दुरुस्त आए। हम लोग ये प्रोग्राम पिछले 2.5-3 महीनों से चला रहे हैं। अकबर भाई पीर भाई कॉलेज है, अंजुमन गर्ल है और ताबूत सिद्दीक है, इतने अलग अलग तरीके से अब तक जो है कई लोगों के हमने डॉक्यूमेंट नहीं करवाए, कई लोगों के हमने फॉर्म भरवाए। तो ये इंशाल्लाह आप लोग भी आइए अभी वक्त निकाल के, तो इंशाल्लाह करते रहिए, बहुत आसान होता है। ज़्यादातर फॉर्म तो हमारे बच्चे खुद भर लेते हैं, हमें खाली डॉक्यूमेंट क्या अपडेट करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। और मेरे पास है ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी है, इनकम सर्टिफिकेट भी है, सारी चीज़ें हैं। इनकम लेटर है पुराना है, हर साल बदलना पड़ता है इनकम। हाँ मैंने ये साल ही बनाई इनकम सर्टिफिकेट, ओके ओके। इनकम सर्टिफिकेट भी बनाई है, वो भी है, सब है। नहीं हमारे 8:30 बजे से 10 बजे तक जो है, सुबह में नहीं सुबह में नहीं उठ पाएंगे हम लोग, रात में रात शाम में। में मिलते हैं, जी हाँ। 8:30 से 10 बजे तक। ठीक है, ओके, शुक्रिया। हेलो हेलो, हाँ बेटा नूर मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं जो भावनगरी हलाई मेमन जमात के अंदर काम करता हूँ। कहाँ पे? भावनगरी हलाई मेमन जमात। बॉम्बे? भावनगरी हलाई मेमन जमात। अच्छा, भावनगरी हलाई मेमन जमात। आपका एक वीडियो देख के ट्रस्टी ने मेरे को वो वीडियो भेजा, जी, जिसके अंदर जो है 85% जो है इनकम सर्टिफिकेट 85,000 रुपीज़ के कम जो होता है, तो इसमें 20% जो रिजर्वेशन होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, बराबर है। और 1,65,000 है तो 50% जो है अपने को मिलता है बेनिफिट, राइट। बराबर है। अब ये इनकम सर्टिफिकेट्स के लिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाला, तो एक फॉर्म लेके आया मैं ओल्ड कस्टम हाउस जाके। जी, ओल्ड कस्टम हाउस जाके लेके आया, तो वहाँ पे वो जो एजेंट लोग होते हैं उसने बोला कि इसके लिए 2 तरह के अपने को जो है वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए वो एक लेटर बना के होता है। एक होता है MLA और दूसरा होता है कारपोरेटर। एक मिनट, मैं लिखा है, नगर सेवक। हाँ वही नगर कारपोरेटर वही। अब ये नगर सेवक का सिस्टम तो बंद हो गया है, लेकिन MLA जो है, हाँ। तो कोई भी एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जो चाहे MLA हो या कोई और भी हो, जी, जिसको अगर हम 75,000 रुपीज़ अगर हम इनकम शो करना चाहते हैं, तो जो अप्रोक्सीमेट 6,500 रुपीज़ आता है, कोई एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन एक लेटर पे लिख के कैसे देगा मेरे को? देगा ना आपको? ऐसा कैसे दे सकता है सर? नहीं देते, आपका वो तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन हुई ना। नहीं फॉल नहीं हुई, आप समझिए। आप एक बात सुनिए ना मेरी सर, आपने अपना राशन कार्ड देखा है? हाँ, राशन कार्ड में कितनी इनकम लिखी है आपकी? वो 85,000 रुपीज़ बहुत पुरानी है। राशन कार्ड में लिखी है ना? हाँ, 85,000 रुपीज़। फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उतने वो लिख के लेता है, आप पढ़िए लेटर पे, सुनिए ना सर। हाँ। वो लेटर पे लिखिए कि एज पर द राशन कार्ड। अच्छा, आपने लेटर पढ़ा नहीं, आपने लेटर बनवाया नहीं। ठीक, अभी मैंने ये बनाया इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें मेरे राशन कार्ड के ऊपर 85,000 रुपीज़ है, लेकिन ये 96,000 रुपीज़ की है। हाँ, लेकिन ये मैं किसी MLA से सिग्नेचर नहीं लिया, ये एजेंट को 2,000 रुपये दे के बनाया। लेकिन 2,000 भी मैंने जब दिया उसको, मैं बोला पहले तो मेरे को इनकम सर्टिफिकेट्स मेरे को देगा, देने के बाद मैं इसको चेक करूँगा ऑनलाइन के ऊपर। हाँ। ऑनलाइन पे चेक करूँगा, वो बराबर से लॉजिकली सही होगा, जेन्युइन होगा, तब जाके मैं तेरे को पैसे दूंगा। एजेंट ने अप्रूव किया, और ये बनाने के बाद मैंने, अब ये है मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन अब ये जो अप्लाई करता हूँ मैं, तो इसके अंदर जो है मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल, जो मेरी लड़की अभी फर्स्ट फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के अंदर है, और एक सेंट जोसेफ स्कूल है जो उमर खाड़ी में है, जिसका ASISC कोड जो होता है वो कि ऑनलाइन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अब जो कि 8 लाख की जो रकम होती है वो भी पोस्ट मैट्रिक होती है, प्री मैट्रिक नहीं है। 8 लाख नहीं, वो 1 लाख। 8 लाख रुपीज़ जो होता है, जो मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, लेस देन आपकी एनुअल इनकम जो इससे कम है, 8 लाख से कम है,
वो भी पोस्ट मैट्रिक में होता है, प्री मैट्रिक में नहीं है। प्री मैट्रिक के अंदर या तो 75,000 मुजम्मिल ने जैसा बताया, लेस देन 75,000 रुपीज़ या लेस देन 1 लाख रुपीज़। अब इतनी इनकम जो है अगर कोई भी है तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर इतनी इनकम शो करना ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन के अंदर लीगल जो भी है हमारे ऊपर जो कि हो सकता है कुछ भी। अगर फर्दर लोग ने इन्फॉर्मेशन हमारे लिए निकाले कि तुम बताओ, अब मैंने इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्म पढ़ा उसमें लिखा हुआ है ऑल फैमिली मेम्बर्स अर्निंग ऑल फैमिली मेम्बर्स, उसकी इनकम अगर मैं जो भी शो करता हूँ जो 2.5 लाख हुए, 1 लाख हुए, 75,000 हुए, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर फॉर्म मेरे पास अभी भी है मैं ला के दिखाऊँगा आपको, जिसमें 1 मेंबर हो या 2 मेंबर हो, उसकी इनकम टोटल इनकम होनी चाहिए जो कि आप शो कर रहे हो यहाँ पे, चाहे वो 1 लाख होवे, 75,000 होवे, 2.5 लाख होवे, 5 लाख होवे। तब ये तो सीधे सीधा अगर हम जो भी वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट हम वहाँ पे दे रहे हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सवाल मुझे ना बोलना क्या चाह रहे, कहने का ये मतलब है कि हम ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बना रहा हूँ, इनकम सर्टिफिकेट, जैसे सीधे सीधे फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। फ्यूचर के अंदर हमारे मुस्लिम को आज टारगेट करते हैं, हो सकता है आगे जाके वो लोग ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन में मुसलमान लोगों को परेशान करें, जो कि हम 1,000 या 5,000 की जो आप बता रहे स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट बना है। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आज 6,500 रुपया पर मंथ या 8,000 रुपीज़ पर मंथ, इतनी इनकम वही शो कर सकता है जो कि झोपड़पट्टी में रह सकता है, और झोपड़पट्टी वाले को मिलेंगी नहीं। आज गैस सिलेंडर, दूध, पाँव, ये जो कुछ भी है, ये बाजार सब मिला के 8,000 रुपीज़ क्रॉस करता है। ये 8,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस करता है, मीन्स 15,000 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट होता है, क्योंकि मैं चलाता हूँ, खर्चा मुझे पता है। नहीं ये इतना है, तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी है ना सर। नहीं आप समझ ही नहीं पा रहे। फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके एमएलए ने आपको लिख के लेटर दिया, मेरे एमएलए ने नहीं दिया, इससे पहले मैंने सुनिए ट्राई ना, कर मेरी चुका बात तो हूँ। सुनिए, हाँ। वो आपके एजेंट ने जो बना के दिया होगा ना, उसने भी कितनी एमएलए का लेटर लगाया होगा। हाँ बराबर है, लगा जाएगा। आपने पहली बात तो आपने गलत किया, आपने जो है उसके एजेंट के थ्रू बनाया, आपको हाँ। एजेंट ने नहीं बनाना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं एजेंट से नहीं बनाता तो मेरे को कौन सा ऐसा रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जो मेरे को ये बता देवे, ये लिख के दे देवे कि 96,000 रुपीज़ यानी 8,000 रुपीज़ पर मंथ में कमाता हूँ। वो आपका एमएलए लिख के देगा ना सर। अरे सर वो फॉल्स रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऐसे कैसे लिख के दे देंगे वो। अरे राशन कार्ड के ऊपर 85,000 रुपीज़ है, 96,000 रुपीज़ में शो कर रहा हूँ। और आज के दौर के अंदर भाई, आज के दौर के अंदर 8,000 रुपीज़ पर मंथ के ऊपर किसका खर्चा चलता है, किसको भी सेंस है यार। भाई आप एलिजिबल ही नहीं होते हो, हम लोगों को उस पर अप्रोच करना ही नहीं चाहिए जिसमें हम लोग एलिजिबल नहीं है। टारगेट तभी करेंगे जब बात हम एलिजिबल की नहीं है, बात एलिजिबल की नहीं है, बात ये सर लोग कन्विंस करते हैं कि आप स्कॉलरशिप लो, इनकम सर्टिफिकेट बनाओ। बात एलिजिबल की नहीं है मैडम। अब बात यहाँ पे कन्विंस किया जाता है, वीडियो भेजा जाता है कि आप इनकम सर्टिफिकेट बनाओ, हर तरह के गवर्नमेंट के बेनिफिट उठाओ, और गवर्नमेंट के बेनिफिट पोस्ट मैट्रिक के ऊपर 8 लाख के नीचे होते हैं, जो कि बाकी प्री मैट्रिक के अंदर 75,000, 1 लाख, 2 लाख के नीचे होता है। अब उसके लिए हम इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे और आप लोग कन्विंस करते हो सर, तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या है सर? तो सर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दो, ये हमारे फर्ज में नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, ये नफिल भी नहीं है। कहने का मतलब ये आप नहीं, मेरा कहने का मतलब आप सुनिए, यहाँ पे आप आओ, आपको जरूरत है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी। एक सेकंड नहीं है सर, बात ये आप मिसगाइड कर रहे हो। आपने अगर आप मिसगाइड कर रहे हो सर। आप नहीं, कोई मिसगाइड नहीं, अगर आप एलिजिबल हो आप बनाओ, आप नहीं एलिजिबल हो मत बनाओ, ये फर्ज नहीं है। नहीं बात एलिजिबल की है, आप कन्विंस करते हो, हर बच्चे को मुसलमान बच्चा पीछे है, ये है, आपने ट्रस्ट देती है पैसा। और दूसरी बात है ना, हुकूमत खुद चाह रही है ना। अरे हुकूमत चाहती है तो नहीं, आपको मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, मैडम कल हमको मेरी वालदा अकेले रहते थे, उनके राशन कार्ड पे है ना 1 लाख के ऊपर लिखा हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है जितने अर्निंग पर्सन घर के अंदर रहते हैं उसकी टोटल इनकम जी। अब 1 रहता होगा, 2 रहता होगा, उसकी टोटल इनकम अगर जॉइंट फैमिली है टोटल इनकम होती है 2.5 लाख 5 लाख जो भी होती है सबकी। हम 1 लाख के नीचे कैसे शो कर सकते हैं, 75,000 के नीचे कैसे शो कर सकते हैं? आपकी अगर है पूरी टोटल इनकम इतनी ज्यादा तो आप मत कीजिए। मैं जिनको जानती हूँ उनके घर में खानों को फाके होते। मेरा खुद का भांजा माशाल्लाह 87% लेकर आया है, बराबर आपकी बात है, जिसके घर में और उसके राशन कार्ड पे 1 लाख लिखा है, तो उसको तो नहीं मिलेगा। तो मैं हुकूमत लेकिन ये बहस बेफिजूल हो रही है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हर कोई बनाओ, मुस्लिम कम्युनिटी काम वो कर रहे सिर्फ हैं बता रहे हैं कि जो एलिजिबल। सर बात कर रहे हो, सुनो भी थोड़ा, सुनो एक मिनट
सुनो 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 भाई, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आपका कहना ऐसा है कि भाई झूठ इन्फॉर्मेशन मत दो, तो किसने कहा? किसने कहा देने को आपको? नहीं, किसने बंद नहीं किया आपको? कन्विंस नहीं किया जा रहा है या मालूमात दी जा रही है, क्योंकि हम मालूमात नहीं होने की वजह से आज ये मेरा बच्चा बैठा है ना, इसने 2 बार नीट किया क्योंकि मालूमात नहीं थी। 1 लाख के नीचे वो जो बोल रहे हैं ना 8 स्टैंडर्ड से इनकम सर्टिफिकेट बनाना फॉल्स इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? आज कल को अगर ये मैं 1 लाख के नीचे की सुनो, 1 लाख के नीचे की जेन्युइन बात है भाई, इसमें आप लोग बुरा मत लगाओ। आप सुनो, एक जेन्युइन बात है, 1 लाख के नीचे की अगर मैं इनकम अगर शो करता हूँ, कल की लीगल डिपार्टमेंट कोई आके मेरे को चेक करता है और मेरे को ऊपर कोई एक्शन लेता है, उसका जिम्मेदार कौन? एक मिनट अरे पर आप करोगे क्यों? वो तो गलत है। अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जनाब, पर वो कोई इलीगल काम करने बोल ही नहीं रहे हैं, वो हम लोगों को सारे लीगल बातें बताने के लिए तो बैठे हैं। मैंने एक बात सुनिए, अपने पहली बात मैं एक एडवोकेट हूँ। हाँ सुनिए, और एक दूसरी बात सुनिए, आप लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे। एक बात सुनिए, आप अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, सुनिए, तो आप इनकम टैक्स भरते हैं। हाँ, इनकम टैक्स भरते हैं आप। इनकम टैक्स जो भरता है ना, सुनिए ना मेरी, अब मेरी भी तो सुनिए ना, आपने इतनी सुना दिया, अब हमारी नहीं सुनेंगे, आप ही बोलेंगे तो फिर कैसा चलेगा? अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, इनकम रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि या तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनाइए या तो इनकम सर्टिफिकेट बनाइए। सुनिए, पूरी बात आपने सुनी नहीं। या तो इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, हाँ, या तो आपका इनकम रिटर्न का फाइल दीजिए। हाँ, तो आप इनकम सर्टिफिकेट क्यों बना रहे हैं? आप रिटर्न फाइल दीजिए। हाँ हाँ भरिए। और इन्हीं को कोई सवाल पूछना है यहाँ लेडीज डिपार्टमेंट में? सर आपने डिसेबल सर्टिफिकेट के बारे में बताया ना? जी हाँ। तो सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया ऑनलाइन से और वो उनके एरिया से मिल भी रहा है। मेरा भांजा है, तो वो इम्प्लांट हुआ है, उसको ईयरिंग एड लगाया है वो। तो अब जब वो सर्टिफिकेट आता है तो नॉर्मल स्कूल उसको एप्लीकेबल करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। नॉर्मल स्कूल में उसमें ना परसेंटेज लिखा होता है। अच्छा, ये बच्चा कितना परसेंट रिजनेबल है, 5, 10, 15, 20, 25, तो हर स्कूल का एक क्राइटेरिया होता है कि इतना परसेंट रिजनेबल होगा तो हम ले लेंगे, इतना होगा तो हम नहीं लेंगे। अच्छा, समझिए, वो अलग अलग वो परसेंटेज लिख के देगा। अच्छा, और वो हमें पता कैसे चलेगा? वो स्कूल वाले बताएंगे, आप जब स्कूल में अप्लाई करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ पे भी उस बच्चे का अप्लाई करें वो आप हैंडीकैप कैटेगरी में ही अप्लाई करें, डिसेबल वाले में। हाँ, डिसेबल का, स्पेशली एबल्ड बच्चे लिखे हाँ डिसेबल। अब वो इतना परसेंट है, अगर 10% है, 20% है, तब तो स्कूल अलाउ कर देगा। लेकिन वो 45% जितना स्कूल का वो रहेगा तो स्कूल अलाउ नहीं करेगा। तो आप बुरा मत मानिए कि नहीं लेना है, तो उनके लिए अलग है, एक कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, हर स्कूल को अपना परसेंटेज, वरना स्पेसिफिक बच्चों में जाएगा। हाँ, कि भाई इतना परसेंट का बच्चा रहेगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं रहेगा तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। अच्छा, और ये रिपोर्ट जो है ना, वो जहाँ ध्वनि एनजीओ है, तो वो लोग उसका मैपिंग वगैरह करते हैं, तो रिपोर्टिंग मेरे ख्याल से वो लोग देंगे ना, जिन्होंने इम्प्लांटेशन किया हुआ है। हाँ, वो रिपोर्ट वो लोग देंगे। रिपोर्ट वो लोग दे रहे थे साथ में, तो उसके हिसाब से वो लोग लिख के देंगे ना, उसके हिसाब से भी जो है ना वो सर्टिफिकेट आएगा तब पता चलेगा। सर्टिफिकेट आएगा आपको पता चलेगा। अच्छा, तो उसमें लिखा रहेगा कि इतना परसेंट डिसेबल है। तो अभी वो बच्चा 4 साल का है, तो अभी उसके कुछ और बेनिफिट्स हो सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है कि उसको एनुअल कुछ इनकम चालू होती है बच्चे की? नहीं, अभी तो नहीं हो सकती, अभी उनके पेरेंट है ना उनके साथ। अच्छा, अगर वो बच्चा ऑर्फेन हो जाए, खुदा ना अल्लाह ना करे, तो जो है गवर्नमेंट जो है फिर उसका कैन आउट करती है। अभी जैसे बहुत जिनके पेरेंट कोविड में डेथ कर गए, उनको तो पहली बार सारी पढ़ाई जो है गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ चार्ज कर दिया है। लेकिन उसके लिए जो है उनके डेथ सर्टिफिकेट में कोविड लिखा होना चाहिए, ड्यू टू कोविड। अगर कोविड नहीं भी लिखा है, पहले ये था लोग डर गए थे, लोगों ने लिखाया नहीं कि भाई लात नहीं मिलेगी, बॉडी नहीं मिलेगी,
तो अगर कोई वो है कि भाई इस सिम्टम की वजह से डॉक्टर की रिपोर्ट, तो वो लगा करके अगर आप अप्लाई करते हैं, हाँ यानी हमने ट्रीटमेंट दिया था कोविड का, हाँ, तो 50,000 रुपीज़ जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है एक, और दूसरा उस बच्चे को एक सर्टिफिकेट मिलता है कोविड ऐसा कुछ करके है, हमारे पास लिखा हुआ है। तो उसमें जो है बच्चे की सारी पढ़ाई फ्रॉम 1 to 12 क्लास तक वो टोटली फ्री हो जाती है। अच्छा, तो वो भी अगर कोई ऐसा है तो वो भी अप्लाई करे, इंशाल्लाह उसको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये बच्चे के स्पेशल एबल्ड जो बच्चा है इसके स्टडी के लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह रहेगी? हाँ, स्कॉलरशिप भी अभी स्कॉलरशिप है। अभी हमने जो बताई थी कि बढ़ते कदम, एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है IDFC बैंक का बढ़ते कदम, उसमें स्पेशल चाइल्ड के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप है। ये जो देखिए ये 2 साइट जो मैंने बताया आपको, एक है buddyfo.com और ये है ये 2 साइट जो है ना बहुत काम की साइट है, इसमें आप अभी भी विजिट करिए। ये CSR की 2 साइट है, एक है buddyfo.com, इसमें आप जाइए, इसमें आप सर्च कीजिए, सारी जो CSR की प्राइवेट जो भी स्कॉलरशिप होती है वो तमाम स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप अपने आप को उसमें डालिए, आपके जो आप 10th में है, 12th में है, 15 में है, क्या कर रहे हैं, आप अपना प्रोफेसर डालिए, वो आपको पूरा फाइंड आउट करके देगा ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। और ये प्राइवेट स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत आसान है, इनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत कम होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये जो होते हैं उनके मुकाबले में इनके जो है टर्म्स एंड कंडीशन आसान होते हैं, नॉर्म्स इजी नॉर्म्स होते हैं, इजी नॉर्म्स होते हैं, उनमें ज़्यादा वो नहीं देते। और कोई सवाल? और वो आपने जो 53 डॉक्यूमेंट्स बोला वो थोड़ा सा नहीं, ये उनकी वेबसाइट है, ये उनकी वेबसाइट है, इसमें चलता रहता है दिन भर उतना हाँ मैं देता हूँ एडमिट। ये देखिए ये पूरी जितनी भी स्कॉलरशिप मिलती है चलते रहती है। उसके बाद भी अगर आप डाउन में जाएंगे तो यहाँ पे जो है पूरा दिया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, आप 2 क्लास 8, आप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, उसमें से हमारा ऑप्शन चूज कर लें। इसमें से आपको अपना ऑप्शन चूज करना है कि आप क्या कर रहे हो, उसके बाद उसमें जाके उसमें अप्लाई करना है। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट में, देखिए स्पोर्ट के लिए भी है, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट में है और क्या कहते हैं उसको फुटबॉलर है, बास्केटबॉलर है या XYZ है और उसने स्टेट लेवल के लिए खेला है तो उसको 75,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है और जो है उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। वो सारी चीज़ें आप देखिए, कलेक्ट कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए जैसा भी जहाँ भी आपका बनता है। बट दैट वी हैव टू प्रूव ना, सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। या मैं दावत दूंगा हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल माजिद अंसारी साहब को कि वो आएँ और अपना इजहार ख्याल हमारे साथ। एक 2 बातें रह गई थी बच्चे की, कुछ बताना चाह रहा था, सुनिए। एक्चुअली मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो रह गया था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था जब मैं मिस आउट कर गया था। आप जब स्कॉलरशिप के फॉर्म्स फिल करते हो तो वो टाइम पर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर एम्फोसिस करना कि आपके जो आधार कार्ड पर नाम है वही आपके मार्कशीट पर नाम होगा और बैंक अकाउंट पर वही नाम होगा, क्योंकि एज अ नोडल ऑफिसर अगर कोई ऑफिसर वेरीफाई कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप 3 लेवल पर वेरीफाई होती है कि इंस्टीट्यूट लेवल, स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स 2 लेवल पर वेरीफाई होती है। हर वेरिफिकेशन प्रोसेस पर एक ही चीज़ टैली करी जाती है, स्कूल लेवल पर तो इतना इशू नहीं होता, बट देन फाइनली वही चीज़ वेरीफाई करी जाती है, आपके आधार कार्ड पर नाम, मार्कशीट पर नाम और बैंक अकाउंट मैंडेटरी आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है, आपके स्कॉलरशिप जो अमाउंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाती है। देन फाइनली ये चीज़ होती है कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं देती, गवर्नमेंट देती है, हमें प्रॉपरली लेना नहीं आता। देन हम जाते हैं रिलेटिव्स, नेबर्स में जाकर यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं देती, आप अप्लाई मत करो, अननेसेसरी फिर वो एक बैड एयर चल जाता है। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, आप प्रॉपरली अप्लाई करो। आप देखो क्राइटेरिया 50% है तो आपका प्रीवियस मार्कशीट में 50% आपका स्कोर होना चाहिए। कुछ स्कॉलरशिप्स में एडमिशन का क्राइटेरिया होता है 75% मैंडेटरी, 50% मैंडेटरी, और बाकी जो चीज़ें आप प्रॉपरली देखकर अप्लाई करो, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। थैंक यू। माजिद भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माज़रत चाहता हूँ, वक्त की कमी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी यहाँ पे मेहमान आए, खुसूसन हमारे एडवोकेट नदीम सिद्दीकी साहब, नाज़नीन मैम,
और हमारी ज़ैनब मैम, इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से कौम की रहबरी के लिए बहुत सारे अल्फाज कहे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम सबको जो है मुहैया की है। उसमें से मुझे भी कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद लगी जो मेरे लायक भी थी और इंशाल्लाह आप सभी को उससे इस्तेफ़ादा हुआ होगा भी। यहाँ पर मुझे तो जैसे एक चीफ गेस्ट बना दिए गए हैं यहाँ के। मैं करंटली एक कालसे के टेक्निकल कैंपस पनवेल में है, उसमें बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर का हेड हूँ, CEO हूँ। एंड अदर देन दिस सेक्शन आप कह सकते हैं कि एक एक्सेलरेटर होता है बिज़नेसेस को प्रमोट करने के लिए, तो उससे मैं मुंसलिक हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है, ईमान वाले घरों में पैदा फरमाया है। और हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हाथ जो है लेने से ज़्यादा देने वाला हो, हमारा हाथ लेने से ज़्यादा देने वाला हो। लेकिन इस वक्त अगर हमारी ज़रूरत है और अगर हमको ऐसी चीज़ों के ज़रिए से कि हम चाहते हैं कि क्योंकि बच्चा कोई भी पौधा जो होता है, क्योंकि मैं खुद इंक्यूबेशन सेंटर से ताल्लुक़ रखता हूँ तो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ कि कोई भी दरख्त बनने से पहले पौधा होता है। कोई भी दरख्त यानी कोई भी ट्री बनने से पहले वो एक छोटा सा प्लांट होता है जिसको इंक्यूबेट करना पड़ता है। तो इस वक्त हमारी नशोनुमा बहुत ज़रूरी है, हमारी परवरिश और हम जो है हमारी जो कम्युनिटी जिस हाल में चल रही है तो इस हाल को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी मेहनत ऐसे लोग जो सोशल वर्क कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, लीगल लॉस को लेकर बहुत सारे तरीक़ों से की जा रही है मेहनतें। सबसे पहले तो मैं अपनी ज़ात को देखूं कि मैं पर्सनली इसमें मेरा कितना हिस्सा है। हर आया हुआ शख्स यहाँ पर ये सोचे कि भाई मैंने इस काम के लिए अपने कितने कदम चलाए हैं। माशाल्लाह ये लोग अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, कौम को बहुत फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। खुसूसन माशाल्लाह लोगों ने कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स बना दिए। मैम AMP में जुड़ी हुई है, AMP के आमिर इदरीसी साहब से अच्छा अलहम्दुलिल्लाह में ताल्लुक़ भी है कई सालों से, जब से उन्होंने शुरू भी किया है। और फजलानी साहब वगैरह इन लोगों ने काफ़ी मेहनतें की हैं। तो हम जो है सबसे पहले तो ये नीयत करें कि हमारी नीयत पर सारा दारो मदार है। तो हमारी नीयत तो ये होना चाहिए कि आगे चल कर हमें भी ऐसे इदारों का क़याम करना है। हम खुद जो है CSR फंडिंग देने वाले बने इंशाअल्लाह, कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसको हम खुद देने वाले बने। तो इसके लिए हमको पहले इसकी मालूमात भी होना ज़रूरी है और अपने हर आदमी जो है ना अपनी लेवल की मेहनत कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अपने लाइन की मेहनत कर सकता है। अगर छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो वो अपने दोस्त को बुला के ला सकता है कि इस तरीके की मेहनतों में जुड़ना है, ऐसे स्कॉलरशिप्स में हमको बैठना है और ऐसे CSR फंडिंग्स को हमको हासिल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं खुसूसन मुझे जो है इजहार तशक्कुर के तौर पर जो है यहाँ पर बुलाया गया था कि वोट ऑफ थैंक्स हम लोग जिसको कहते हैं, कि आप हजरात ने आकर एक कौम के लिए बहुत ही कीमती बातों को जो है मुहैया किया है और हम चाहते हैं कि आप इससे बढ़कर जो है कौम की खिदमत करें और हर शख्स जो है इसमें हिस्सा लें। हर शख्स जो है खुद अपनी ज़ात से कोशिश करे कि हम जो है इस कौम की खूब तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे और कौम को खूब फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो मैं खुसूसन जो है आप हजरात का भी बहुत मुतमन्नी हूँ कि आप हजरात ने यहाँ पर आकर इस मजलिस में शिरकत करके इस मजलिस को जो है ना एक फ़रोग़ दिया। अल्लाह हम सबको ऐसी मजलिसों में जो है इखलास के साथ जाने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा हमारे आज के प्रोग्राम के सबसे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी है, हमारे अर्दिल अज़ीज़ मुफ्ती उमैर साहब। मैं मुश्किल से 2 या 3 मिनट लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे, इसलिए थोड़ी देर तशरीफ़ रखने की दरख्वास्त है या सुनने की दरख्वास्त है। पहली बात तो ये है कि मैं जो हमारे मेहमान हैं एडवोकेट नदीम सिद्दीकी, एडवोकेट नाज़नीन और हमारी फजलानी से आने वाले ज़ैनब मैम हैं, अल्लाह इनको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और हमारा ये प्रोग्राम मुश्किल से 1 हफ़्ते के अंदर ही तय हुआ और 1 हफ़्ते की मुश्किल से छोटी मोटी तैयारी थी। इससे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह करियर गाइडेंस किया था, तो नीचे माशाल्लाह पूरा लड़के लोगों का था और ऊपर लड़कियों का था
और हम इंशाल्लाह 26 को भी एक प्रोग्राम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की सिलसिले में और इसी तरह सिटीज़न लॉ के सिलसिले में। उसमें हमारे डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में एडवोकेट नदीम साहब आएंगे इंशाल्लाह और एडवोकेट अयूब साहब आएंगे, हाई कोर्ट के वकील हैं, और भी मुबीन सोलकर साहब भी आएंगे इंशाल्लाह। खैर उस वक्त बहुत लंबा वक्त रहेगा, मेहनत कर चुके होंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये करनी थी, तो पहली बात तो ये कि आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और हो सकता है कि भाई कुछ छोटे छोटे बच्चे थे आके चले गए, तो हो सकता है हमारे गेस्ट हजरात को तकलीफ़ हुई हो। मैं ख़ुद भी जैसे एक मदरसे में पहले पढ़ाता था, तो मुझे भी ऐसा होता है कि भाई सामीन कम होते तो अजीब भी लगता है, तो अगर उसकी वजह से कभी कुछ बातें भी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रोग्राम की बेतरतीबी की वजह से भी कुछ तकलीफ़ हुई तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तीसरी बात ये है कि बहुत अहम चीज़ है ना, पूरे प्रोग्राम का खुलासा सवाल जवाब होता है। तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, औरतों में से बहुत सारे सवालात आए और उसके जवाबात मिले। असल चीज़ वही होती है, निचोड़। और दूसरी बात, कभी कभी सवाल जवाब में ऐसा होता है कि समझने में गलती हो जाती है। तो अभी माशाल्लाह हमारे भाई बहुत तलब से आए थे, बाकायदा पूरी जमात की तरफ से इनको भेजा गया या ख़ुद से आए माशाल्लाह। इन्होंने बहुत कुछ इनकी मेहनत को देखा, तो अच्छी बात है, सवाल करने चाहिए। लेकिन जब ऐसा महसूस हो कि भाई सवाल समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और शैतान बीच में आ रहा है अगर हमारे समझने और समझाने में, तो बेहतर ये कि थोड़ा सा रोक दिया जाए। आपको इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप जब बोलिए, जहाँ बोलिए, जैसे बोलिए, मैं आपको एडवोकेट साहब से मुलाकात कराने तैयार हूँ इंशाल्लाह। एडवोकेट साहब नहीं मिलेंगे तो मेरी ज़िम्मेदारी, आप मेरा कॉलर पकड़िए इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरी बात, एक अहम बात यह है कि जो कुछ मैं छोटी मोटी बात समझा, अभी एडवोकेट साहब ही ज़्यादा समझेंगे। हम लोगों को इस्लाम भी ये सिखाता है, गलत इन्फॉर्मेशन आप मत दो, इसकी देने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। और एडवोकेट साहब लॉयर होने की हैसियत से ज़्यादा जानते हैं इस बात को कि कानून क्या कहता है। अब कानून के ख़िलाफ़ काहे को खुद अपनी यानी मुफ्त में काम कर रहे, लोगों की खिदमत कर रहे, अब बिला वजह फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर खुद अपने आप को जेल में डलवाएंगे। ऐसा तो मैं इतना इससे ज़्यादा समझदारी समझता हूँ इंशाल्लाह कि बेचारे खिदमत भी कर रहे लोगों की और अपने आप को जेल में भी डलवा रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है। तो मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ कि ऐसा काम एडवोकेट साहब करते होंगे, और कोई करता है तो उसको पकड़ना हमको, और हमको करना भी नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह समझेंगे करीब बैठकर, और आगे भी एडवोकेट साहब से जो ज़रूरत हो इंशाल्लाह वो हम लोग उससे एडवोकेट साहब से रब्ता करेंगे। किसी को तकलीफ़ हो तो मुझसे कहें, मैं इंशाल्लाह रब्ता कराऊंगा। और हमारी दोनों मैडम हैं, इनसे भी अगर कोई काम हो, हर एक के अंदर अल्लाह ने खूबी और सलाहियत दी है, हम लोगों को सलाहियतों को इस्तेमाल करना है। और अभी भी मैंने ज़ैनब मैम को रोक दिया थोड़ी देर के लिए, वो बेचारे जल्दी में थे। हम लोग सोचे थे कि 10 तक का टाइम लिख देना है, लेकिन लिखे नहीं हमने, फिर भी अल्लाह के फ़ضल से वक्त पर पूरा हुआ। कुछ 5-7 मिनट तो भारत होने की वजह से चला लेनी चाहिए। तो अभी मैं चाहूँगा कि भाई थोड़ी देर के लिए हमारे गेस्ट हजरत आपस में मिल लेवे। आप लोग थोड़ा सा बाद में मिल लेना चाहें तो, खाली मिलकर एक दूसरे से तारुफ़ हो जाए 5 मिनट, तो कम से कम एक दूसरे से फ़ायदा उठाना आसान होगा अगर किसी को कुछ बात करनी है। बाकी इंशाल्लाह आपको हमारे गेस्ट हजरत जितने भी हैं उनसे कभी भी कोई भी काम हो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। मैं गोगारी मुल्ला मस्जिद का नायब इमाम हूँ, आप कभी मुझसे मिल सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसी पर बात ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। और ये कागज़ात है इंशाल्लाह, आइंदा प्रोग्राम की तारीख़ वगैरह है, तो इंशाल्लाह वो आप बाजू में दे दीजिए, खाली टेबल पर रख दीजिए, तो वो लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तमाम आने वालों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह ताला ये प्रोग्राम को कबूल फ़रमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइट वगैरह बीच में चली गई थी, कोई तकलीफ़ हुई तो माफ़ी चाहते हैं आप हज़रत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम लोगों की तरफ से भी एडवोकेट साहब को और जो भी मैडम वगैरह आई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने भी वक्त निकाल के हमारी बातें सुनी।